Assalamu alaikum everyone, and I hope you all are doing well. Zohaib, can you just confirm me that my voice is clear right now? Yes, loud and clear. Perfect, perfect. And I think our guest is also with us. So let's start the podcast, guys. And in between, अगर हमें कोई भी join करना चाहे, we will admit him. So today's podcast is going to be very interesting, and this is our first podcast. And I would love to introduce my guest here. By the way, the guest we have today is not someone जिनको आप देखेंगे कि LinkedIn पे सिर्फ hype create कर रहे हैं or he's just setting up a trend, but he has some special skills. He has a proven record of successful projects, and he's doing very well in the industry as well. In addition to it, uh, he has a very massive experience in freelancing, and he's leading right now the UI UX department of 90 Technologies, which is one of the best software company in Pakistan. So let me welcome Mr. Arsalan, Mr. Muhammad Arsalan. And Arsalan, if you are with us, please unmute your mic and you can turn on your camera as well. Ji, Assalamu alaikum everyone. Hope you all guys are doing well. And Assalamu alaikum Sameer. Thank you for inviting me on the podcast. And yes, thank you very much. Zabardast, Zabardast Salan. This is our first interaction. And thank you so much for all the cooperation, and thank you so much for joining the podcast. People really need to listen you. I was very impressed by your portfolio, your experience. So मुझसे तो नहीं रहा गया, and I just called you and we invited you to the podcast. So thank you again for joining. Jazakallah ji. Thank you very much for inviting me and having me on board. Inshallah ये session जो होगा, I tried my best कि इसको maximum हम productive रखें और जो actual practical insights हैं, जो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं जो कि इनसाइट्स उस तरीके से कन्वे नहीं करते अपने जूनियर्स तक. मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के अंदर आई ट्राई माय बेस्ट कि वो चीज़ें सारी हम वन बाय वन ब्रेक डाउन करके तो लोगों तक कन्वे करें. Zabardast, Zabardast, inshallah. So, Arsalan, let's start a bit about you. हम चाहते हैं थोड़ा सा आपके बारे में जाने हम. How did you start freelancing? When did you start freelancing? And how is it going? कैसा चल रहा है सर? अच्छा, मेरा थोड़ा सा इनिशियली यूनिवर्सिटी टाइम्स में ही कुछ मैं साथ साथ चीज़ें लर्न कर रहा था. इनिशियली तौर पर तो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट उस टाइम पर मैं उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, क्योंकि यूजुअली मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जब लोगों को देखता था कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत ऐसे लोग थे जो इसमें बहुत अर्ली उनको सक्सेस मिल गई. बट मुझे क्योंकि इसमें जब मैं आया इनिशियली तौर पर तो मुझे कोई बहुत खातिर खास सक्सेस इसमें मिली नहीं. उसकी रीज़न एक बहुत बड़ी ये थी कि मुझे प्रोसेसेस का पता नहीं था कि किस तरीके से इसके अंदर डिग इन करना है. बहुत से लोगों से पूछा भी, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी किया, बट एट द एंड ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर फील्ड के एक्सपर्ट के लिए वो चीज़ वो फनल वैसे नहीं क्रिएट होता जिस तरीके से कोई बंदा अप्लाई कर रहा है. जैसे अगर कोई एज अ डेवलपर इस फील्ड के अंदर आता है तो मे बी शायद उसके लिए जो चीज़ें वायबल होगी वो शायद हो सकता है मेरे लिए वायबल ना हो. कोई एज अ कंटेंट राइटर आता है या एज अ डिज़ाइनर आता है तो मे बी देर उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच होगी इस चीज़ को लेके चलने के लिए. बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती हैं ताकि आप जो है वो इनिशियली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही आप एक अच्छी जो है अप्रोच के साथ चलते हैं तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाता है. तो मैं जब इनिशियली तौर पर मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने तो एक ट्रेडिशनल वे में ही इसको लेके किया था कि मैंने लोकल क्लाइंट्स को टारगेट किया था इनिशियली तौर पर. एक मेरी स्किल, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूटी टेक्सला से कंप्लीट की थी. और उसके बाद क्योंकि मेरा डेव साइड पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है ग्रिप नहीं थी मेरी, उसमें मैं रियलाइज़ हो गया था फ्रॉम अ वेरी स्टार्ट कि मैं इसके अंदर शायद अपने आप को ज़्यादा
जो है एक फ्रूटफुल वे में जो है ना प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आई स्टार्टेड इनिशियली इन द कंटेंट राइटिंग की फील्ड के अंदर, बट उसके अंदर भी मुझे जब विद टाइम रियलाइज हुआ कि यार ये फील्ड भी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेटेड होती जा रही है और इसके अंदर भी शायद मैं ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो देन आई स्विच टू द डिज़ाइन पार्ट। और इनिशियली तौर पर डिज़ाइन भी मैंने ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग, जैसे लोग लोगो डिज़ाइनिंग कर देते हैं या फिर आप ये कह लें कि ब्रांडिंग कर देते हैं किसी कंपनी की, मैंने वहां से स्टार्ट लिया। बट उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी चाहता था कि मैं अपने आप को इन लाइन रखूं इस फील्ड के साथ भी, तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा जोड़ा अपने इस फील्ड के साथ। जैसे मुझे 2017 के अंदर ये बहुत अर्ली स्टार्ट था जब ये फील्ड इमर्ज हो रही थी यूआई यूएक्स की। तो मैंने उस टाइम पर जो है ये इस फील्ड को फिर मैंने देखा कि अच्छा ये भी एक फील्ड है जिसके अंदर जाया जा सकता है। तो फिर मैंने समझ लें कि कुछ डिज़ाइन से ही स्टार्ट लेकर इस फील्ड की तरफ मैंने अप्रोच किया। और उस टाइम पर ये एक नीश थी, क्योंकि नीश आप यूं समझ लें कि ये इसके अंदर बहुत कम, इस पूल में बहुत कम लोग थे जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। तो उस वक्त मुझे यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिला जहाँ पे मुझे लगा कि यार मैंने जब इसमें स्टार्ट लिया तो मुझे यहाँ पर लोगों का पूल थोड़ा मिला, यहाँ पे मुझे जो नहीं अपनी स्किल सेट को जो है ना ज़्यादा अप्लाई करने की मुझे एरिया मिला। तो ऑब्वियसली फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा जो है मेरे लिए ये बेहतर हो सका कि मैं कुछ चीज़ों को कर सकूँ डिग डाउन। तो इस तरीके से बेसिकली स्टार्ट और अब कंटिन्यू कर। जी जी जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा Arsalan, let me share something. I also started my freelancing journey as a content writer. मेरे में कॉन्फिडेंस ये था कि यार इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, so I can write a very good content, to be honest. And it took me like around 3 months to get the first project, और वो $5 का था on Fiverr. So yeah, I think it's a bit common thing between both of us. So लेकिन आज हम मेरी बात नहीं करना चाह रहे, आज हम आपकी टोटली बात करेंगे। सो Arsalan, आई एम ग्लैड टू नो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, कैसे आपने कंटेंट राइटिंग से जो है वो शिफ्ट किया इन यूआई यूएक्स। एंड आई थिंक इट वाज अ गुड स्विच बिकॉज कंटेंट राइटिंग काफी सैचुरेट हो गई थी एक टाइम में। सो या आई रियली अप्रिशिएट, इट वाज अ वेरी गुड स्विच। सो Arsalan, आप मुझे ये बताएं कि आपने किन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था? ऑन फाइवर, अपवर्क, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपका स्टार्ट किस प्लेटफॉर्म पे हुआ था और अभी आप किन प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट हैं? अच्छा, मेरा जो इनिशियली तौर पर तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो फाइवर से ही किया था। फाइवर से लोगो डिज़ाइनिंग से मैंने स्टार्ट लिया और साथ ही मैंने जो नहीं है 2 गिग्स बनाई थी, जिसके अंदर एक मेरी लोगो डिज़ाइनिंग से थी और दूसरी जो थी मेरी कंटेंट राइटिंग से थी, क्योंकि मैंने इन दोनों ही नीश को स्टार्ट से ही टारगेट किया हुआ था। तो अब मुझे इनका कुछ सिंक नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें अलग अलग अप्रोच से तो लोग लेते हैं। एज अ कंटेंट राइटर अलग हायर करते हैं, कंटेंट जो डिज़ाइनर होता है या उसको डिज़ाइन करने वाला होता है वो डिफरेंट पर्सनल होता है। तो अब मुझे स्टार्ट में ही बहुत कोई ऐसी सक्सेस नहीं मिली फाइवर के ऊपर। मैंने इसमें बहुत ट्राई किया, लेकिन जो इसकी बहुत मेन रीज़न थी जिसकी वजह से सक्सेस नहीं मिल पा रही थी वो ये थी कि एक तो ये प्लेटफॉर्म्स मुझे उस वक्त भी बहुत सैचुरेटेड मिले और जिन नीश को मैं टारगेट कर रहा था उन नीश के अंदर तो बहुत ज़्यादा आपको गिग्स मिल जाती हैं। जैसे आप लोगो डिज़ाइनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फाइवर पे बेतहाशा इसके अंदर जो है वो फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा सक्सेस जो है वो मिलना फॉर अर्ली फ्रीलांसर्स अगर मैं कहूँ तो बहुत एक मुश्किल चीज़ नज़र आ रही थी। कंटेंट राइटिंग भी उस टाइम पर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सैचुरेटेड होती जा रही थी, क्योंकि ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो होती है हमारी अर्ली जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं। तो फिर ऑब्वियसली ये भी एक सैचुरेटेड मार्केट बन रही थी। मैंने जो अपना फिर स्विच किया यूआई यूएक्स की तरफ, तो इसमें क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा अपनी इस फील्ड से रिलेटेड बताऊं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग शायद फेमिलियर नहीं होंगे या अगर होंगे भी तो उनको चले एक मजीद एक इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी कि इस फील्ड के अंदर आपको डिज़ाइन और कंटेंट दोनों का ही पार्ट आपको मिलता है। यूज़र रिसर्च, जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए आप रिसर्च करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से बिल्ड करना है ताकि वो ऑडियंस के लिए जो है वो इजीली जो है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें जो भी उसके यूज़र्स हैं। जैसे सपोज मैंने अगर एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कि एक रेस्टोरेंट डिलीवरी एप्लीकेशन है, तो उसका पर्पज़ ये होगा कि लोग उस पर ऑर्डर प्लेस करें, इजीली नेविगेट करके अपने जो टारगेट जो चीज़ उन्होंने आइटम को ऑर्डर करना है वो प्लेस कर सकें। और
बहुत लंबा प्रोसेस ना हो। अब इस चीज के लिए मुझे पहले अपने यूजर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके अंदर उसकी कॉपी किस तरीके से लिखनी है। यानी अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरा जो कॉल टू एक्शन बटन है उसके अंदर उसकी कॉपी बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यूजर को उसको पढ़ते हुए बहुत टाइम लग जाए। क्लिक वो फौरन करे तो उसको ऐसी अट्रैक्टिव उसकी कॉपी होगी, डायरेक्ट उस पर क्लिक करे कि अच्छा यार इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। उसके ओवरऑल कंटेंट की हिरार्की इस तरीके से हो। फिर डिजाइन का एलिमेंट उसका सेकेंडरी पार्ट होता है। तो मैंने भी बेसिकली जब इस नीश को टारगेट किया तो मुझे यहाँ पर जो पहली सक्सेस मिली वो ये मिली कि मैंने क्योंकि ये चीज जो यूजली लोग नहीं करते फ्रीलांसिंग पे, वो पर्सनल ब्रांडिंग को फोकस नहीं करते। मेरा क्योंकि शुरू से ये टारगेट था, क्योंकि मुझे जब फाइवर और अपवर्क पे सक्सेस नहीं मिल रही थी तो मैंने अपनी लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया कि मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को ऐसे बिल्ड करूं और अपना पोर्टफोलियो वहां पे इस तरीके से शो करूं ताकि ऑडियंस अगर मेरी कोई फाइवर से भी आ रही है, अपवर्क से भी आ रही है, और मैं उनको बता रहा हूँ कि ये मेरी लिंक्डइन है, इसके ऊपर जो है ना इतनी रिकमेंडेशंस आई हुई हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक पॉजिटिव चीज जो होती है ना वो हाईलाइट हो जाती है। तो जब मैंने यहाँ से एक फनल बिल्ड किया, लिंक्डइन से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की और उसके बाद वही वाले जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा था उनको शोकेस करना शुरू किया, तो वहां से मुझे क्लाइंट्स आना शुरू हुए। और वहां से जो मुझे क्लाइंट्स आए वो शायद अगर मैं फाइवर अपवर्क पे रहता या उसी को टारगेट रखता तो शायद मुझे उस तरीके से वो चीज अचीव ना हो पाती। लेकिन मुझे वहां से बड़े अच्छे हाई एंड क्लाइंट्स मिले जो कि ना सिर्फ बल्कि एक बड़े मजे की अगर आपको इसमें बात बनाऊं तो मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे टारगेट किया कि हम अपनी लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग करवाना चाह रहे हैं, जैसे आपने अपनी लिंक्डइन को बिल्डअप किया। और ये भी एक ऐसी नीश है जिसको यूजुअली लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि अच्छा यार ये भी कोई नीश है जिसको मतलब लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। और लेकिन ऑब्वियसली जो लोग इस फील्ड के हैं जो जानते हैं कि ये भी एक फनल है आपकी लिंक्डइन पे लैंड कर अपवर्क पे लैंड करवाने का या आपके फाइवर पे लैंड करवाने का, तो वो भी क्लाइंट्स मुझे वहां से मिलना शुरू हुए। तो मैंने बेसिकली इस तरीके से अपने क्लाइंटेल को बिल्ड किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अगर आप ऑलमोस्ट मुझे 8 years से ऊपर हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मैं मोर देन 250 प्लस प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ फॉर इवन जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी इंक्लूडेड है। और अभी भी अगर हम 90 की थोड़ी सी बात करें तो 90 के अंदर इस वक्त मोर देन 150 प्रोडक्ट्स हैं, ऐप डेवलपमेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारी प्ले स्टोर पे लाइव हैं, जिसके अंदर आप मोर देन 2 बिलियन के अराउंड उसके डाउनलोड्स हैं अगर टोटल कंबाइंड एप्लीकेशंस की बात करें। तो ये समझ लें कि कैसी मतलब समझ लें प्रोडक्ट नीश में मैं एंटर हुआ थ्रू यूआई यूएक्स और थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग। तो एक पूरा फनल बेसिकली क्रिएट किया गया जिसके थ्रू जो है ये सारी चीज पॉसिबल हुई। Zabardast, Arsalan. I'm impressed, to be very honest. And Arsalan, before we move to the next questions, uh, like I'm also getting into a product side, and we are building some interesting products for the community and for the students as well. So I want कि क्यों ना 90 technologies and our technologies किसी तरह जो है वो collaborate करे and bring something interesting to the market. So आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, हमारा बेसिकली वैसे तो 90 अगर मैं बात करूं तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि इस टाइम पर समझ लें कि इनिशियली तो इन्होंने एज अ गेमिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट लिया था, बट अब ये मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये इनके अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, इट इज़ अ टोटल नीश ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जहां तक पार्टनरशिप की बात है तो वी हैव हम समझ लें हम पार्टनरशिप करते हैं हमारी कंपनी, लेकिन उसमें यह है कि हमारा क्योंकि एक बहुत बड़ा हिरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चीजें जो है फ्रॉम द वेरी टॉप से लेके बॉटम तक जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर एट 90 टेक्नोलॉजीज, लेकिन हमारी बेसिकली अगर 350 प्लस की अगर यहाँ पर सिटिंग है लोगों की, तो इसी तरह हमारी लाहौर में हेजल मोबाइल के नाम से एक और जो है कंपनी है जो कि बेसिकली वो हमारे गेमिंग साइड को देख रही है। तो वहां पर आप समझ लें कि वहां पे भी अराउंड 150 के करीब वहां पे भी एम्प्लॉयज जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली मेरा जो इस साइड पे इस 90 के अंदर आने का मकसद था वो ये था कि बेसिकली मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आऊं जहां पर एक तो ये है ना कि मैं एज अ फ्रीलांसर अपने आप का अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन 90 के अंदर बेसिकली ये था कि जब आप रियल टाइम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे जो कि बेसिकली ऑलरेडी लाइव हैं और जिनकी मिलियंस में डाउनलोड्स हैं और ऑब्वियसली जिनका प्रोडक्ट जो है वो इस नेचर का है कि वो मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर वो जो है ना वो फौरन से उसकी जो है ना वो एक एक
क्रिएट हो जाती है, एक ऑडियंस क्रिएट हो जाती है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मेरा पर्पस यही था कि अगर सपोज मैं भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अगर रहकर काम करूंगा तो मुझे पता होगा कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट होती है, इतनी ज्यादा ऑडियंस आती है, तो वो किस तरीके से प्रोसेस क्रिएट हो सकता है। तो दैट्स वाज द रीजन कि 90 को मैं बेसिकली ज्वाइन किया। बाकी 90 की कोलैबोरेशन की जहां तक पार्ट है तो वो बेसिकली हमारा, क्योंकि बोर्ड ऑफ कमेटीज होती हैं बेसिकली, उनका ये एक पूरा एक सेटअप होता है जिसके थ्रू अगर कोई भी उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले बहुत सी कंपनीज ने रीच आउट किया भी, तो वो फिर हमारा बोर्ड डिसाइड करता है कि किस को कौन सा एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बेनिफिशियल है उनके लिए, और व्हाट आर दी आउटकम्स जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे अगर आपकी कंपनी कोई चीज बेनिफिशियरी प्रोवाइड कर सकती है सर्विसेज टू 90, ऑब्वियसली दे वुड बी इंटरेस्टेड, एंड इवन इफ 90 इज इंटरेस्टेड कि आपको कुछ वो पे बैक कर सकते हैं थ्रू आउट, तो दे वुड बी इंटरेस्टेड एज वेल। सो दैट्स द पार्ट के बेसिकली हम इस तरीके से इसको डील करते होते हैं। तो या आप इसको अगर इसके लिए अगर आपकी कंपनी इंटरेस्टेड होगी और उनको कुछ बेहतर आउटपुट दे सकते होगी तो दे वुड बी इंटरेस्टेड। Zabardast. So, Arsan, basically, I love my people of the community. And just because of them, I'm going to write an email to 90 Technologies that how we can collaborate. And of course, expertise from your side and some expertise from our side in tech. We'll definitely build something together. Okay. So, yeah, thank you so much for sharing all these details. अच्छा, सो काफी लोग हमें अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। सम पीपल आर जस्ट रेजिंग हैंड्स, सो आप लोग थोड़ा सा काम डाउन रहें, डोंट बी पैनिक। अभी अरसलान आपको प्रॉपर टाइम देंगे। अरसलान, मेरी ऑडियंस काफी जो है ना वो बेचैन हुई है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है? सो वी विल गिव यू प्रॉपर टाइम in a while and you can have interaction with Arsalan one by one. Okay, so Arsalan, moving to the next things, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म में। कुछ चीजें हैं जो कि जानना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज यू हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन मी। द मेजर प्रॉब्लम लाइक 90% ऑफ फ्रीलांसर्स आर फेसिंग दीज डेज इज कि यार हमें जो है क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमें सेल्स नहीं मिल रही, हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हो रही, और इसी तरह से कुछ काफी रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन आते हैं इन द सेम डोमेन। तो अगर मैं बात करूं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, जाहिर सी बात है you might have spent a lot of hours or even a lot of years in optimizing your profile. So Arsalan, can you share some of the tips या आपकी क्या technique रही है in optimizing your Fiverr profile या Upwork profile or even the LinkedIn profile as well? So थोड़ा इस चीज पे भी रोशनी डालें आप। अच्छा, बेसिकली तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फोकस यही होता है कि आपका जो नीश है जिसमें आपने काम करना है उसको स्पेसिफाई करें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जैसे अगर मैं यूआई यूएक्स की भी बात करूं तो एक टाइम था जब ये नीश जब बिल्कुल एक न्यू फील्ड थी, तो शायद इसके अंदर उतनी बड़ी वाइड कैटेगराइजेशन नहीं थी। बट इस टाइम पे अगर मैं यूआई यूएक्स को भी ब्रेक डाउन करूं तो इसके अंदर यूजर रिसर्च का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जो लोग जो स्पेसिफिकली सिर्फ यूजर रिसर्च के ऊपर ही काम करते हैं, यूएक्स रिसर्च के ऊपर। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यूआई डिजाइन के ऊपर सिंपली काम करते हैं। कुछ लोग डिजाइन सिस्टम्स को बिल्ड करते हैं फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर वेब एप्लीकेशन, तो वो नीश ही उनकी डिजाइन सिस्टम्स की है। फिर इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, उनकी नीश मोबाइल एप्लीकेशन की है, कुछ की वेब की है। जितना ज्यादा आप नैरो डाउन करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती जाएगी। जब मैं इनिशियली तौर पे आप स्टार्ट किया था तो आपको पता है कि अगर आप एज अ सिंपल फाइवर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं और आपकी अगर नीश बहुत नैरो डाउन नहीं है तो आपको आपसे रेलेवेंट हजारों लोग मिल जाएंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो फाइवर हो, अपवर्क हो या इवन लिंक्डइन भी हो। अगर आप डायरेक्ट आपका उस पे लोग अप्रोच करते हैं तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो उस उस स्पेसिफिक एक नीश पे काम करें। बट जितनी ज्यादा आप उसको नैरो डाउन करते जाएंगे, एक स्पेसिफिक रीजन तक लेके आएंगे, आपकी ऑडियंस का पूल वैसे वैसे या आपकी जो उस सर्विस की एक्सपर्टीज है उन लोगों की, उसका पूल आहिस्ता आहिस्ता उतना ही कम होता जाएगा। तो मैंने भी इसी तरह किया इनिशियली तौर पर कि जब मुझे ये फील हुआ कि अब मेरे पास एक कंटेंट राइटिंग की स्किल ऑलरेडी पहले से मैंने एक लर्न की हुई है और मेरे पास वो मौजूद है, प्लस उसके अलावा मेरे पास अब डिज़ाइन का भी स्किल ऐड ऑन हो गया है।
फिर मुझे क्योंकि आपको पता है कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो जब भी कोई कंटेंट रखते हैं, आप तो खैर एआई की ऑटोमेशंस के बहुत से ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपको चीज़ों को रिसर्च करने में बड़ी हेल्प आउट कर देते हैं। बट इनिशियली तौर पर जब हमने एज अ कंटेंट राइटर आए थे तो उस टाइम पर मैंने बहुत से एडिटर्स के लिए जो टॉप एडिटर्स है जैसे प्रो पाकिस्तानी है, जैसे कि डॉन है, मैंने इसके ऊपर अपने एड जो है पब्लिश होने के लिए बहुत से ब्लॉग्स भी लिखे। तो उधर से उसके लिए मुझे वहां से ये चीज रियलाइज हुई कि आपको इन चीजों को किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। आप किसी भी एक टॉपिक पे लिख रहे हैं, आपको उस नीश के ऊपर या उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर, जैसे मैंने अगर ब्लॉकचेन के ऊपर लिखना है कुछ, तो मुझे पता है ब्लॉकचेन के अंदर मैं जब तक एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर नहीं लिखूंगा मेरा ब्लॉग कोई नहीं पड़ेगा। अगर मैं सिंपल लिख दूं व्हाट इज ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन वुड कोई भी आपको 10,000 ब्लॉग्स इस तरह के ब्लॉकचेन के ऊपर मिल जाएंगे। बट अगर मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर, अगर मैंने किसी स्पेसिफिक किसी कॉइन को लिखा है, जैसे इथेरियम के ऊपर मैं लिख रहा हूँ या जैसे मैं बिटकॉइन पे लिख रहा हूँ, या किसी उसके अंदर जो इंटरनल कुछ ऐसे इश्यूज हैं या बग्स हैं, या मैंने किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट किया उस पर लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी वो लर्न करने को कि ये कुछ स्पेसिफिक चीज को डिस्कस कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक और बात इसमें एग्जाम्पल ऐड करूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है वो आप उसको प्रैक्टिकली जो है ना इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। जैसे कि मैंने अगर अपनी बिहेंस की प्रोफाइल बिल्ड की तो मैंने सिंपल ऐसा नहीं किया कि मैंने आके एप्लीकेशन को या मैंने यूआई किसी की बनाई है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट ऐड करके उस पर डाल दिए और कहा कि जी यही मेरा वर्क है आप इसको देख लें। मैंने उसकी प्रॉपर एक केस स्टडी बिल्ड की। मैंने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या था, उसके अंदर उसके क्या क्या स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के। उस स्टेप्स को नैरो डाउन करके जब मैं फिर उसको अगले स्टेज पर लेके आया तो मैंने बताया कि फिर मैंने इसके ऊपर जो रिसर्च की उसके आउटकम्स क्या निकले। कि जैसे मैंने एक रिसर्च कंडक्ट किया है, सपोज एक प्रॉब्लम को मैंने अपने यूजर से पूछा कि ये यूजर इसको अगर यही इसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको आ रही है तो उसमें उसकी फ्रस्ट्रेशन किस बेसिस पे आती है। अगर एक एप्लीकेशन सपोज मैं एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ और उस प्रोडक्ट को के बहुत से ऐसे कंपेटिटर्स हैं, 10 कंपेटिटर्स हैं एक प्रोडक्ट के, तो उन 10 प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे यूजर को क्या प्रॉब्लम आई कि जिसकी वजह से उसने वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं यूज कर रहा है या उसके ऊपर उसकी बजाय वो एक अल्टरनेट ढूंढना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो एक मुझे बताएगा कि ये चीज थी ये इश्यूज था, तो मैं अपने जो प्रोडक्ट मैं बिल्ड करूंगा आई वुड डू दैट कि मैं वो चीजें उस प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके से शोकेस करूं कि वो वाली प्रॉब्लम्स उस पर कवर अप हो जाए। तो ये चीज यूजली जो हमारे ऑडियंस है उसको भी, जो नए आने वाले हैं उनको बेसिकली आपको मैं हमेशा बात करूं, जो अगर आप डिजाइन में आ रहे हैं ना यूआई यूएक्स में, आप सिंपली क्या करें, जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं आप उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, उनको यूज करें। आप बताएं कि ये प्रॉब्लम मुझे इसमें आइडेंटिफाई हुआ, आप उसकी केस स्टडी बनाकर अपनी पोर्ट प्रोफाइल पे या अपने पोर्टफोलियो पे डालें। यहाँ पे आपके जो इवन क्लाइंट्स हैं उनको भी पता लगेगा अच्छा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बिल्ड है जो इतना सक्सेसफुल है उसमें इसने एक तो ये इश्यूज को हाईलाइट किया और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दिया। तो इससे ही आपका जो प्रोफाइल होती है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपस्केल हो जाती है। आपके यूजर को पता चलता है कि एक रियल लाइफ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है ना वो आ रहा है, ना कि आपके एक 2-3 आप डिजाइन बना के आप स्क्रीनशॉट उस पर डाल दें तो यूजर उस तरह के, तो उसको शायद हो सकता है हजारों और लोग भी मिल जाएंगे जो आपका क्लाइंट है। बट ये जो चीज है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू चीजों को अप्रोच करना, उसकी ऊपर पोर्टफोलियो को अपने बिल्ड करना और वहां से फिर अपने आप को अपने उसको शोकेस करना अपनी प्रोफाइल के ऊपर। एक तो ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग हो गई। दूसरा ये कि आप अपने स्किल सेट को प्रॉपरली कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करें। जो आप नीश जिसको आप टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, अपने जो प्रोफाइल अगर जैसे मैं लिंक्डइन बनाता हूँ उसका बैनर प्रॉपरली बनाओ जिसके अंदर मेरी नीश लिखी हो, मेरा टारगेट वर्ड्स हो जो मेरी ऑडियंस तक मुझे पहुंच सकें। कोई भी बंदा मुझे सर्च करता है लिंक्डइन के ऊपर तो ऑटोमेटिकली उसको पता लग जाता है अरसलान जो है ना वो यूआई यूएक्स का एक्सपर्ट है, वो इस फील्ड में। मुझे अपने ऑडियंस को भी, आप शायद कंज्यूमर को टारगेट नहीं करना पड़ता, क्लाइंट को मुझे ऑटोमेटिकली खुद रीच आउट करता है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल वैसे ऑप्टिमाइज की हुई है, मैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को वहां पर केस स्टडीज की फॉर्म में शो करवा रहा हूँ। मेरी ऑडियंस को पता है कि ये बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ना कि मैं सिर्फ एक बताऊं कि ये मैंने जी एप्लीकेशन बनाई है इसका ये डिजाइन है आप इसको देख लें आपको पसंद आता है तो आप जो है नहीं मेरे से मुझे काम दे दें। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अपने आप पोर्टफोलियो पे फीचर करें उसको जो है ना ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस को जो है ना आइडेंटिफाई करके उनको अप्रोच करें, उनके थ्रू जो है ना अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल जो है वो हाई रैंक करना शुरू हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। अगर अरसलान मैं आपकी कंप्लीट बात की समरी बताऊं, सो इट्स लाइक कि पहला पॉइंट आपने हमें बताया कि सब नीच के अंदर हम जाए,
टेक्निकली जो आप बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा मजीद थोड़ा एक्सैजरेट कर देता हूँ, ये डिटेल में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ मोबाइल ऐप डेवलपर, तो अगर मैं ये लिखूँ कि एक्सपर्ट मोबाइल ऐप डेवलपर, जो कि यूजुअली लोग लिखते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मोबाइल ऐप डेवलपर, ठीक है, तो उसके बजाय अगर मैं ये चीज मेंशन कर दूं कि फिटनेस मोबाइल ऐप डेवलपर, या मैं इसको मजीद ले जाऊँ क्रिप्टो मोबाइल ऐप डेवलपर, तो वो चीज मेरी ऑडियंस को डायरेक्टली हिट कर सकती है। एंड आई विल डेफिनेटली एग्री हियर विद यू, क्योंकि लाइक अपवर्क कुछ टाइम पहले काफी सैचुरेट हो गई थी, कुछ मंथ्स बैक, जो कि यूजुअली साल में कुछ टाइम पे ये पॉइंट आता है कि काफी इस पे ऑडियंस क्रिएट हो जाती है और काफी सैचुरेशन बढ़ जाती है, विच इज अ गुड थिंग एंड विच इज अ बैड थिंग एज वेल। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉइंट्स हैं। बट एट दैट टाइम मैंने जो अपनी प्रोफाइल उसको सब निश में कर दिया था, एंड मैंने मोबाइल ऐप डेवलपर से उसको क्रिप्टो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ले गया था, या क्रिप्टो ऐप डेवलपमेंट के अंदर। सो वहां से मुझे जो क्रिप्टो से रिलेटेड लोग थे, जो कि क्रिप्टो बॉट बनाना चाहते हैं या क्रिप्टो से रिलेटेड एप्लीकेशन वॉलेट्स, तो वो ऑडियंस मेरे साथ डायरेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज यही बात है कि फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, सो rather than going for UI UX designer, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप अपनी नीश को सर्च आउट करें, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो UI UX मोबाइल ऐप UI UX डिजाइनर, तो वो आपको अरसलान भाई की प्रोफाइल जल्दी वहां से सर्च आउट हो सकती है या टॉप पे आ सकती है। सो दैट्स अ डिफरेंट, यू आर गेटिंग away from the large audience and getting into a small chunk, जहाँ पे लोगों ने अपनी प्रोफाइल को सब नीच में किया हुआ है। Is that true? अरसलान भाई सही कह रहा हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। और आप इसको अगर बेसिकली अगर आपने ऑप्टिमाइज करना, देखें हमेशा जो टॉप 1% आपको मिलेगा ना किसी भी फील्ड के अंदर, वो हमेशा उस फील्ड में किसी एक नीश का ही एक्सपर्ट मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ जाएगी। एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर सिंपल एमबीबीएस आपको पता है कि किसी स्पेसिफिक नीश का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस वो किसी स्पेसिफिक किसी नीश के अंदर एक ब्रेन स्पेशलिस्ट है। अगर दिमाग का डॉक्टर है तो वो न्यूरोसर्जन होगा, हमें एक न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक क्या कहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, तो वो हो सकता है एज अ पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाऊं। फिर पीडियाट्रिक के अंदर भी एक पीडियाट्रिक सर्जन है, एक पीडियाट्रिक मेडिसिन के अंदर जो है वो करने वाले नीश अलग है। फिर उन पीडियाट्रिक सर्जन्स के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो शायद छोटे बच्चों के कोई क्या कहते हैं हड्डियों का किसी ने इलाज करना है, किसी ने क्या कहते हैं पेट का करना है। तो ये बेसिकली इस तरह की चीज है कि जो जितना ज्यादा आप नैरो डाउन करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी जो एक फील्ड के अंदर एक्सपर्टी का लेवल है, या आप कहें कि उसके अंदर जो टॉप 1% पे अगर आप आना चाहते हैं, तो आपकी नीश उतनी ज्यादा तब स्ट्रांग होगी जब आपका नैरो डाउन इफेक्ट जो है ना वो उस पर आप अप्लाई करेंगे। तो दैट्स द थिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना। परफेक्ट परफेक्ट। एंड अरसलान, आप यहाँ पे ये भी चीज ऐड करते चलें कि हम नजर से वाले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, स्किल्स की बात करें, तो हम यहाँ पर एक चीज और ऐड करते हैं कि हाउ एआई इज हेल्पिंग आउट द पीपल nowadays, whether he's a designer, developer, or even a writer तो आई थिंक लाइक राइटिंग तो काफी लोगों ने ऑटोमेट कर दी थ्रू एआई। बट लेट्स गेट टू द अदर फील्ड्स के डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में या मार्केटिंग के अंदर किस तरह से एआई को हम लोग यूज कर सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को या अपने टास्क को हम आसान बना सकते हैं। जी अच्छा, बेसिकली एआई को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर अगर आप कहें कि मैं अपने आप को इससे अलग रखूंगा, तो ऑब्वियसली आप सक्सेस रेट अचीव नहीं कर सकते। बट इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि एआई को यूज करने के लिए भी आप सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने उसको कहा कि बिल्ड मी एन एप्लीकेशन फॉर दिस, और आप उसको जो है ना वो कमांड दे, वो जैसी चीज आपको बना के दे, आप उस चीज को अप्लाई करना शुरू कर दे, तो ऑब्वियसली वो चीज कभी भी स्टैंड आउट नहीं करेगी। स्टैंड आउट करवाने के लिए आपकी अपनी प्रॉम्प्ट स्किल्स जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो हमेशा तभी आपकी आप अच्छी बना सकते हैं जब आपकी अपनी कॉन्सेप्चुलाइजेशन भी किसी चीज की इंपॉर्टेंट हो। हम जब कोई प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो हमारा स्टार्ट किस तरीके से होता है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट का आइडिया होता है, हम उस नीश को डिफाइन करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं कि यार हमारी ये हम अगर प्रोडक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं तो इसकी ऑडियंस की यूसेज कहाँ कहाँ पे होगी, कौन कौन सी टारगेट ऑडियंस है जो इसको यूज करेगी, और क्या ये नियर फ्यूचर भी ये चीज स्टैंड कर सकती है, क्या ये सिर्फ फॉर दिस टाइम बीइंग है, शायद 1-2 साल बाद ये
कहीं एक्सपायर तो नहीं हो जाएगी, या इसके यूजर्स बेस कहीं कम तो नहीं हो जाएगी। हम वो फ्यूचरिस्टिक प्लान भी साथ सोच रहे होते हैं चीज को बिल्ड करने से पहले। इसी तरह जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपका यूजर फ्लो कैसे बनेगा। क्या एक प्रोडक्ट बनाने के अंदर मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ, क्या मेरे कंपेटिटर्स वो चीज दे रहे हैं? अच्छा, अगर वो दे रहे हैं तो क्या ऐसी चीज है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ जिसकी वजह से ये चीज बिल्ड हो। जब आपके पास ये सारी की सारा प्लान बना होगा और फिर आप एआई को यूज करेंगे, अपना प्लान प्रॉपर्ली उस तक कन्वे करेंगे, तो एआई आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करेगी। बहुत से ऐसे टूल्स हैं आजकल, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट में बताऊं, हमारी फील्ड के अंदर वाइब कोडिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें अब आजकल ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स आ चुके हैं जो कि आपके फिग्मा के डिजाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कोड के अंदर थ्रू वाइब कोडिंग, जिसमें हमारे पास इस टाइम पे क्लॉड कोड भी है, हमारे पास जो है वो क्लॉड के अलावा लवेबल इस टाइम पे बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। फिर बहुत इस तरह के मतलब जो टूल्स आजकल ऑटोमेशन में हेल्प कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि ऑल्सो आपकी टास्क को मतलब आसान कर रहे हैं। जहां पे आपको एक टाइम पर 5 से 10 डेवलपर्स चाहिए होते थे कंप्लीट फुल फ्लेज प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब आपको सिर्फ एक रिसोर्स चाहिए जो कि आपका कोड जो कि कोई लिख देता है, आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। जिस तरीके से हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, सिमिलरली आपके जो कोड है जो आप लिखते हैं, जो आपका एआई कोड लिख के देगा, उसके लिए भी उसको भी ऑप्टिमाइज आपने करना है। एआई ने तो आपको एक चीज बना के दे दी, बट ऑटोमेटिकली आपने अपनी यूजर रिसर्च जो की हुई है उसके मुताबिक उस चीज को बिल्ड करना, उसको ऑप्टिमाइज आपने खुद करना है। आपने ये डिसाइड करना है कि ये मेरा प्रोडक्ट के लिए ये चीज बेस्ट सुटेबल है या नहीं है। क्योंकि एआई तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट निकाल के देगा, आपको चीज बना के दे देगा, बट वो मे बी एक जेनेरिक चीज हो। अब उसके अंदर आपने नैरो डाउन उसको फिल्टर आपने खुद करना है। और ये आप उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप इन ऑटोमेशन टूल्स को यूज करके सिर्फ हेल्प लें और उसके बाद उसको बिल्ड आपने खुद करना है। परफेक्ट। एंड अगर मैं स्पेसिफिक यूआई यूएक्स से बात करूं तो अभी कौन से टूल्स हैं जो कि आप पर्सनली खुद यूज कर रहे हैं एंड वो किस तरह से आप उस प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहे हैं? अच्छा, इसमें बेसिकली अगर मैं फिग्मा की बात करूं, क्योंकि फिग्मा एक बहुत कॉमनली यूज टूल है यूआई यूएक्स के अंदर, आप मेजॉरिटी 90% ऑफ दी जो आपके यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं वो फिग्मा को ही यूज करते हैं। फिग्मा के अपने अंदर एआई के बहुत से ऐसे प्लगइन्स, और प्लस उसके अलावा फिग्मा ने अपने जो एआई को अब उसको काफी एडवांस कर दिया। अगर आप फिग्मा के अंदर फिग्मा मेक पे जाएं तो उसके अंदर आप अगर किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड अपना अगर पूरा फ्लो उसको बताते हैं तो वो आपको एक फुल फ्लैज एक एप्लीकेशन का यूआई बना के दे देता है। ठीक है, लेकिन अब हम ऑब्वियसली फिग्मा को यूज करते हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जो न्यू आ रहे होते हैं यूआई यूएक्स के अंदर, वो कहते हैं कि जब फिग्मा मेक सब कुछ बना देता है, यूआई बना, इसका मतलब है यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की तो डिमांड खत्म हो गई, फिर तो सारा कुछ फिग्मा मेक ने बना दिया। बट मैं वही बात करता हूँ कि जब तक आपका डिजाइन ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आप उसको नहीं अपने पेड कर सकते डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रोडक्शन तक नहीं लेके जा सकते। आपको फिग्मा तो एक एप्लीकेशन बना के दे देगा, उसके एज केसेस आपने डिसाइड करने हैं। आपने बताना है कि ये पॉसिबल है कि वो चीज इंप्लीमेंट हो सके या नहीं हो सके। उसके लिए आपने उसके एज केसेस बनाने हैं, उसके फ्लो को जो है वो सिंप्लीफाई करना है, उसके अंदर जो जो आपने चीजें अपने कोड को डालना है तो उसको आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कॉल टू एक्शन बटन कहाँ पे प्लेस होगा, ये आपका जो है वो स्क्रीन के अंदर नेविगेशन किस तरीके से होगी, सर्च बार के ऊपर किस किस तरह के फिल्टर्स लगेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपने खुद डिसाइड करनी है। फिग्मा तो मेक तो आपको मैक्सिमम इतना करके दे देगा कि वो एक एप्लीकेशन का यूआई सिंपल सा आपको बना देगा। आपने उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग जो आपके प्रोडक्ट की है, आपने उसको बेसिकली स्टैंड आउट करवाना है, बाकियों से बेहतर करना है, वो किस तरीके से करना है, उसमें आपकी एफर्ट आपकी टोटली आपकी अपनी है। तो ये ऑटोमेशन टूल आपको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छे हैं कि आप इनसे एक हेल्प ले सकते हैं, अपना फ्लो फाइनलाइज कर सकते हैं, बट से उससे ऑनवर्ड जो एफर्ट है वो टोटल आपकी अपनी है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि इन नियर फ्यूचर वही लोग जो है वो सक्सेसफुल होंगे जो कि मीडियोकर्स नहीं होंगे। दे वुड बी एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। के वो अगर आप मीडियोकर कहें ना तो शायद मे बी इन मीडियोकर की किसी भी फील्ड के अंदर डिमांड नहीं है, चाहे वो यूआई यूएक्स हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो आपकी डेवलपमेंट हो। मीडियोकर सर्वाइवल नहीं है आजकल। सर्वाइवल सिर्फ उसी का है जो किसी स्पेसिफिक नीश के अंदर काम कर रहा है,
जो कि एक्सपर्ट है उसके अंदर, अपनी स्किल सेट को उसके अंदर पॉलिश कर रहा है और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर वर्किंग कर रहा है। जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो केस स्टडीज शोकेस करेंगे लोगों को, तभी वो इंटरेस्टेड होंगे कि आपको अपना प्रोजेक्ट दें कि मेरी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, ना कि आप एक सिंपल जो है ऑटोमेशन टूल के थ्रू चीज बिल्ड करके उनको दिखा दें कि ये इस तरीके से बनती है। तो दे वुडंट बी इंटरेस्टेड इन दैट। दे वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड कि आप भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको शोकेस करें, ताकि उनको पता हो कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल आता है, ना कि आपको डिजाइनिंग की स्किल आती है या आपको किसी सिंपल कोड करना। I think Arsalan has some interruption. So just wait for a while, let him join back, and I'm continue. अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका अभी वो पेज देख रहा था, आर्ट टेक्नोलॉजीज के नाम से ना। जी जी। So अच्छा, QA के लिए लेट मी like tell you, काफी सारे अभी ज्वाइन जिन्होंने किया है। We are going to have a separate section right now in a while for a QA। तो सारे जो QA हम उसमें फिर सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है? well, it's not for QA, it's not for QA। आप ना like after this meeting ना अगर फ्री हुए तो can we talk? Definitely we can talk. You can leave me a message on LinkedIn. Okay, We can okay, discuss. okay, 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 okay। Let Arslan join back. Uh, Sorry for the interruption, everyone. I think he's just joining. So 2-3 मिनट आप लोग वेट करें and we will start again. Sameer bhai, till Arslan is joining, you can like introduce yourself about your experience and all that। So जी डेफिनेटली, तब तक हम लोग जो है आपस में कुछ चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं और जो क्यूए वगैरह है आप लोगों का थोड़ा वो भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, अबाउट मी, if you are following my community, I think you should be knowing that who I am. Basically, I'm a top 8 freelancer, top 5% globally, and of course CEO of R Technologies as well. So that's a bit about myself। अगर आप लोगों का till now कोई क्वेश्चन है, जितनी भी हमारा सेशन गया, यू कैन आस्क मी। बट प्लीज मेक श्योर इसके लिए आप लोग हैंड रेज कीजिएगा सो दैट रश ना मचे और हम एक एक करके क्वेश्चंस आंसर करें। यस सैम, कैरी ऑन। Sam, you can ask your question. अच्छा, आई थिंक Arsalan is also back. Arsalan, can you hear me? Yes. जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने दोबारा। No problem, no problem. कोई मसला नहीं. It happens. We are in Pakistan, so internet के issues वगैरह चलते रहते हैं. That's totally fine. So Arsalan भाई, definitely we were discussing about the AI, कि how you are using AI
एंड अगर मैं तो समराइज करूं, सो यू वर टेलिंग दैट जो पहले हम लोग स्क्रैच से चीज को स्टार्ट करते होते थे, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, हमें सारा प्रोजेक्ट सेटअप करना है, मॉडल्स बिल्ड करने हैं, और काफी चीजें स्क्रैच से करनी पड़ती थी। डिजाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहले एक कंप्लीट यूजर एक्सपीरियंस के लिए रिसर्च होती थी। नॉट अ डिजाइनर बट आई थिंक पर्सोनास वगैरह भी बनते हैं, एंड काफी चीजें पहले आप बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करके और फिर उसको स्टार्ट करते थे। बट काफी कुछ जो चीजें हैं वो आसान कर दी एआई ने, एंड यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इज दैट सो अरसलान भाई? जी जी बिल्कुल इसी तरह ही। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे लाइक जहाँ पे एआई ने इतनी चीजें आसान की हैं फॉर द डेवलपर डिजाइनर, अगर मैं इसको जेनेरिक करूँ फॉर द प्रोफेशनल, बट डोंट यू थिंक एट द सेम टाइम थोड़ा सा हम लोग डेंजर जोन में भी आ गए हैं? अगर मैं सर्विस बेस के हवाले से बात करूँ तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। इवन कि व्हेन क्लाइंट रीच आउट तो वो ये कहता है कि ये चीज तो मैं लवर्बल से भी बना सकता हूँ, ये तो मैं रैपिड से भी बना सकता हूँ, ठीक है, और मेरे पास कर्सर भी है। So why you are charging us for a lot for this stuff? So Arsalan भाई, इस बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि how we can tackle such kind of objections, and do AI is there for the ease, या ये हमारे लिए थ्रेट है? थोड़ा सा इस पे भी आपको रोशनी डालनी पड़ेगी। अच्छा, थ्रेट तो बेसिकली मैं कंसिडर नहीं करता एआई को। बेसिकली जिस तरीके से आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें तो जितने भी ये टूल्स, कंप्यूटर भी जब आया था तो सारे इसको एज अ थ्रेट समझते थे कि जो सिंपल एक समझ लें कि हैंड रिटन चीजें होती थी वो अब ऑटोमेशन की तरफ चलेगी, तो शायद मे बी उन लोगों के लिए थ्रेट हो जो कि पहले खुद हाथ से चीजों को लिखा करते थे। तो इसी तरह जब कैलकुलेटर आया तो हम कहते थे कि जी ये शायद हो सकता है कि उन लोगों की रोजी का मसला बचे, जिन लोगों की समझ लें कि खुद हाथ मैनुअल खाते जो है बेसिकली बनाते थे। तो ये बेसिकली जितने भी टूल्स होते हैं आइदर एआई का हो या जितने भी हो, ये बेसिकली इनका मकसद ये है कि इन्होंने आपके प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है, इजी करना है। अब इससे अपर लेवल आपने कैसे अचीव करना है, वो तब होगा जब आप किसी एक स्पेसिफिक नीश और किसी स्पेसिफिक स्किल के अंदर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि एआई बेसिकली आपको चीज बना के दे सकता है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व जिस तरीके से आपकी स्पेसिफिक डिमांड है आपके क्लाइंट की, उस तरीके से नहीं कर पाएगा। आपको एआई को गाइड करना है कि किस तरीके से उसने चीजों को बिल्ड करना है। अगर आप चाहे वो डिजाइन की तरफ जाएं चाहे कंटेंट की तरफ जाएं, आपने अपने जो एलएलएम है या जिसको भी आप यूज कर रहे हैं, आइदर चैट जीपीटी है या कुछ, आपने उसको बताना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। वो उसको प्रॉब्लम खुद से आइडेंटिफाई नहीं होगी, आप उसको बता दें ये क्लाइंट का प्रपोजल है, इसके मुताबिक मुझे ये चीज दे दो, तो वो शायद आपको जो चीज बना के देगा वो आपकी क्लाइंट के लिए सूटेबल नहीं होगी। सिमिलरली जब आप किसी भी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं या कोई भी ऐसी नीश के अंदर जाते हैं, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने केस स्टडी मेथड से चलना है। मैं नए फ्रीलांसर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है दिखाने को, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप जिसको बता सकें कि ये मैंने किया, तो आप एक ऑलरेडी बिल्ड प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी केस स्टडी को बिल्ड करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने जब मैं शुरू में अपनी फ्रीलांसिंग या इस करियर के अंदर आया था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि इजी पैसा की एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं कहूँ कि क्रीम की एप्लीकेशन है, मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर इनिशियली तौर पे इसको डाउनलोड करके इसके अंदर जो मुझे इश्यूज नजर आए, डिजाइन रिलेटेड इश्यूज, यूएक्स रिलेटेड इश्यूज, मैंने उनको आइडेंटिफाई किया और बताया कि इसको क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है कि जिसके थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये चीजें जो हमारा कंज्यूमर जो जिस वजह से ड्रॉप कर रहा है या जिस वजह से इस एप्लीकेशन की तरफ नहीं आता, वो इसको मजीद इसकी यूजेज या इसकी एंगेजमेंट रेट बढ़ा सकती है। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस आपने आइडेंटिफाई करने हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। ये मैं एक यूआई की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी डोमेन के अंदर या जिस भी एरिया के अंदर आपकी एक्सपर्टीज आप फील करते हैं कि है, आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसके अंदर जो आपको बेहतर सोल्यूशन लगता है, मे बी दैट्स नॉट द बेस्ट सोल्यूशन जो कि अवेलेबल हो, बट एटलीस्ट पीपल वुड नो कि आपने कुछ एफर्ट पुट की है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप वही एफर्ट, इसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्ट या उनकी क्या कहते हैं जो उनके पास प्रोजेक्ट होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दैट्स द थिंग कि आप जब भी किसी एक स्पेसिफिक नीश के अंदर आ रहे हैं, आपने उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है, तो स्टार्ट फ्रॉम केस स्टडी मेथड, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसको एक अच्छा सोल्यूशन जो आपके नजदीक बेहतर सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना पोर्टफोलियो उसके अराउंड बिल्ड करें। जब आपका पहला क्लाइंट उसके बाद लैंड करता है, आप उस क्लाइंट की केस स्टडी या उससे सिमिलर केस स्टडी को बिल्ड करके आप उसमें से वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके पुट करें, तो ऑब्वियसली पीपल वुड नोटिस कि यार ये इस बंदे ने इस फील्ड का ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अब ये सोल्यूशन दे रहा है, तो मे बी ही नोज हाउ टू डू थिंग्स। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे, चीजों को लेके चलेंगे, तो आई डोंट फील लाइक कि एआई आपके लिए थ्रेट होगा। थ्रेट उसके लिए है जिसको मैंने आपको बताया कि अगर आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं, आपने फ्रीलांसर के तौर पे एज अ ऑनबोर्ड किया फाइवर पे, अपवर्क पे, आपने 2-3 जगह से कई स्क्रीनशॉट्स उठाए कुछ, या अपना डिजाइन बनाया, आपने जाके पुट किया भाई ये मुझे डिजाइनिंग आती है, आप मुझे जो है नहीं है काम दे, तो ऑब्वियसली वहां पे आपके लिए एक एआई थ्रेट होगी। मे बी शायद आप उसको बेहतर जो लोग काम कर सकते हैं वो कहेंगे हम ये कर सकते हैं, तो आपकी वहां पे डिमांड लो हो जाए। बट जब आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी मेथड से आएंगे, तो देन आई डोंट फील कि आपकी जो है ना वो रिलेटिविटी कम होगी। परफेक्ट। अच्छा, एक माइंड सेट है जो कि मैंने काफी बिगिनर्स के अंदर नोटिस किया है। दे थिंक कि हमें एआई यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज वो हमारी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, एंड वी वॉन्ट बी लर्निंग इनफ क्योंकि एआई वो काम कर रहा होगा। सो व्हाट यू थिंक अरसलान के एज अ बिगिनर, शुड बी यूजिंग द एआई और वी शुडंट बी यूजिंग द एआई? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको बेसिकली इनिशियली जॉब्स पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। हमारे पास यूजली यहाँ पर जब भी 90 के अंदर इंटर्न्स आते हैं, तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाएं, बेसिकली कि उनको बताएं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं उन्होंने। इनिशियली तौर पर जब आप कोई भी टूल सीखते हैं, तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपको उसके बेसिक्स जो है ना वो अच्छे क्लियरली अंडरस्टैंड हो। जब आपकी बेसिक्स और फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी, तो आप एआई को भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी अप्रोच को समझ सकते हैं कि वो क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप उसकी डायरेक्शन को जो है ना बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अगर डायरेक्शन मतलब गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, तो मैंने इसको किस तरीके से अपने जो है ना प्रॉब्लम की तरफ लेके आना है, कि नहीं भाई मैं जो प्रॉब्लम आपको बता रहा था, आपने इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, आप बल्कि आपको इस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। वो आप तब भी बता सकेंगे उसको जब आपकी बेसिक्स, आपकी फाउंडेशंस जो है ना वो स्ट्रांग होंगी। फाउंडेशंस जो है उसके ऊपर आप लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप चीजों को, टूल्स को लर्न करें। जो फाउंडेशन, जैसे मैं अगर यूआई की बात करता हूँ, अगर किसी बंदे की डिजाइनिंग अच्छी नहीं है या उसको नहीं पता डिजाइन किस तरीके से करना है, फिग्मा कैसे यूज करना है, तो एआई जितनी मर्जी उसको अच्छी आती हो, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, वो उसके लिए ये फील्ड नहीं है। अगर उसको लगता है कि एक बंदा है जिसको कोडिंग की बेसिक्स भी नहीं पता, और वो क्लॉड के थ्रू कहता है मुझे कोड जनरेट हो जाएगा, या मैं उसको कोई बता दूंगा तो प्रॉम्प्ट दूंगा, वो मुझे कोई भी एलएलएम या कोई ऐसी वाइप कोडिंग भी की अगर मैं बात करूं, मुझे वो बता के निकाल के दे देगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ पे यूज, कैसे उसकी यूज केसेस क्या है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसके थ्रू कोई चीज बिल्ड करनी है। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी, ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी स्टैंड आउट करने में। अब अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रांग करें, उसके ऊपर जो है ना वो स्किल सेट आप खुद लर्न करें, बट उससे ऑनवर्ड जो है फिर आप इन चीजों को यूटिलाइज करें फॉर ऑटोमेशन टू मेकिंग योर टास्क इजियर। जैसे अगर कोडिंग भी है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होता है कि अब आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको वो लॉजिक बिल्डिंग उसने खुद करके देनी है। लेकिन उसके बाद उसके साथ आपने अपनी एपीआईज को कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ कहाँ पे आपने अपने एलएलएम को अगर यूटिलाइज करना है, वहां पर वो कैसे आपने करना है, अपने कोड के अंदर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है फॉर योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, फॉर योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसके लिए करने के लिए आपको बेसिकली ये चीजें हेल्प आउट करेंगी। तब उससे पहले आपको ये चीजें फायदा नहीं देंगे अगर आपका स्किल सेट जो है ना किसी स्पेसिफिक नीश में स्ट्रांग नहीं है तो। परफेक्ट। सो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द फाउंडेशन, स्किल हमें बिल्ड करना है और फिर हमें एआई का जो है वो यूज करना है। तो दैट्स अ मैसेज फॉर ऑल द बिगिनर्स जो कि दे आर गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री। सो लर्न द स्किल्स, फाउंडेशन बनाए और फिर जो है एआई से हेल्प लें। ऑलराइट, परफेक्ट। अच्छा, एक अनदर प्रॉब्लम जो कि बिगिनर्स में आती है, इट्स वेरी कॉमन, कि दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि यार क्या ये मैं प्रोजेक्ट कर भी सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। लाइक गेटिंग स्पेसिफिक टू द फ्रीलांसिंग जॉब के मॉडल में तो लाइक यू हैव द सीनियर्स हु कैन हेल्प यू, बट फॉर सोलो
गाय जो कि अभी स्टार्ट ले रहे फ्रीलांसिंग में, इवन आई स्टिल नो मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मुझे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते थे जो कि आई थिंक लास्ट सेमेस्टर के एफआईपी के होते थे, एंड आई वाज इन लाइक थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर. सो बट आई स्टिल यूज्ड टू टेक दोस प्रोजेक्ट्स. मुझे उस पर टाइम लगता था, एआई नहीं था, स्टैक ओवरफ्लो था, चेक था जिससे मैं हेल्प लेता था. बट वो कॉन्फिडेंस मैंने नोटिस किया कि काफी लोगों में लैग करता है. सो अरसलान भाई, हाउ वी कैन बिल्ड दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार हम ऐसा माइंडसेट कैसे लेकर आ सकते हैं कि यार आई कैन डू दैट, इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल. इवन अब तो एआई आ गया तो अब तो ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं. सो जो यूथ है या जो कि हमारे बिगिनर हैं या जो फ्रीलांसर जो कि स्टक हैं और वो ग्रो नहीं कर पा रहे कि यार ये प्रोजेक्ट मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ा इजी लेवल का प्रोजेक्ट करूंगा, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अच्छा, इसमें बेसिकली तो जो मेरी एडवाइस है वो यही है कि जब भी आप स्टार्ट अपने कैरियर के बिल्कुल स्टार्ट पे है ना, तो उस टाइम पे आपने बेसिकली कोई ऐसी चीज बिल्ड करनी है जो कि जिसकी रियल लाइफ कोई एप्लीकेशन आपको नजर आ रही हो. ठीक है, जैसे मैं एक स्टार्ट करता हूँ कि बहुत बेसिक सा भी प्रोजेक्ट हो ना, आपको पता हो कि ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं कोई ऑडियंस या कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, और फिर आपको पता होगा कि जिसने वो यूज करना है उसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट किस नेचर से बिल्ड करना है कि वो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करे. मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हर बंदे के लिए केस सेम नहीं होगा. मे बी हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो जिसकी आपको सिर्फ बेसिक्स बताई जाए कि ये चीज ऐसे आप बना के दे दें, आपको सिर्फ वही फॉलो करनी होगी. क्योंकि यूजली इनिशियली तौर पर तो जब आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको कई दफा प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्टार्ट से स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ती है चीज, और वो यूजली अर्ली फ्रीलांसर्स को वो चीज बहुत कम मिलती है. यूजली ये होता है कि आपको बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बट ये होता है कि एटलीस्ट आपकी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही है उसके थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने अप्रोच अप्लाई की थी जिसके थ्रू ये मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया और उसके ये रिजल्ट्स आए. तो वो वाली प्रोजेक्ट्स को आप यूजली टारगेट किया करें जहां पे आप बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि एक सिंपल आपने लोगो डिजाइन कर दिया या कुछ बेसिक सी कोई चीज ऐसी बना दी जिसका कोई आगे ऐसे वाइबल यूसेज नहीं है. तो फिर अल्टीमेटली वहां पर आप स्टक इन रहते हैं उस लूप के अंदर. दूसरी एक एडवाइस जो थोड़ी सी इससे हट के है, जो मैं यूजली फ्रीलांसर्स को देता हूँ जो अर्ली इस फील्ड में आ रहे हैं, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म की बहुत डिटेल में पढ़नी है. आइदर वो फाइवर हो, आइदर वो अपवर्क हो, या कोई भी ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपने अपने अर्निंग करनी है या वर्क करना है, आपको पता होना चाहिए उसकी हर डिटेल का कि किस तरीके से आपने उसके ऊपर उस प्लेटफॉर्म को यूज करना है फॉर वर्किंग ऑन इट. तो आपने एक तो टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी स्ट्रांगली उनके एक एक वर्ड्स को पढ़ना है, क्योंकि यूजली फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है उनके प्रोफाइल एक अच्छे लेवल पे बिल्ड होना शुरू हो जाती है और वहां पर एकदम से उनकी अकाउंट ब्लॉक हो गया, कोई और इशू आ गया. तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है. आपने बाय द बुक चलना है, बाय द रूल्स चलेंगे, बाय द बुक चलेंगे, तो आपको जो ये बेसिक इश्यूज हैं जो अर्ली फ्रीलांसर्स को आते हैं वो नहीं आएंगे. मेजॉरिटी जो अब एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स हैं जो कि आप टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस पे जा चुके हैं, उनको ये चीज काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, जिसकी वजह से अब वो उस चीज को अपस्केल कर रहे हैं. एक तो बाय द बुक चलें, दूसरी चीज ये करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ जाएं, तीसरी चीज ये करें कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लेकर चलें. आपका कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मेरी पर्सनल ब्रांडिंग होगी. मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग प्रोफाइल्स, आइदर ऑन लिंक्डइन, आइदर ऑन इंस्टाग्राम, आइदर ऑन यूट्यूब के ऊपर कोई पॉडकास्ट है, कुछ भी है. अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू जब वो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम 0 to 10 चला जाता है. तो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जाएंगे, लोग आपको रीच आउट करेंगे, आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि लोग आपको फील करेंगे कि ये बंदा इस फील्ड का एक्सपर्ट है. फिर आपका कॉन्फिडेंस उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इंक्रीज होगा जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, कि मैं उसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ. लोग आपको रीच आउट ऑटोमेटिकली करेंगे. जैसे मैं अब अपनी आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने एक टाइम था जब मैं बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में था, मुझे क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ता था, बट अब मुझे उस अप्रोच से मैं बाहर आ गया. अब बहुत मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्लाइंट्स मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं. बहुत कम ऐसा होगा कि मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए खुद पिच किया होगा, वरना यूजली मेरी प्रोफाइल अब इतनी स्ट्रांग है, आई फील के मुझे अप्रोच करने की जरूरत नहीं है. मेरे पास आइदर चाहे क्लाइंटेल लोकल हो या बाहर का हो, मेरे पास एक स्ट्रांग क्लाइंट एग्जिस्ट करता है.
तो ये चीज आपकी तब आती है, कॉन्फिडेंस तब आता है जब ये पर्सनल ब्रांडिंग, अगर मैं बहुत भी अच्छा अपने एक्सपर्ट होता अपनी फील्ड के अंदर, बट मेरी वो शोकेस ना हो रही होती, विजिबल ना होती ऑडियंस तक, तो किसी को नहीं पता चलना था कि अरसलान यूआई यूएक्स का एक्सपर्ट है, यूआई की फील्ड में इससे काम लेना है तो कर लो, यूजर रिसर्च करवानी है इससे, इसको रीच आउट करना है। बट क्योंकि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग अगर इतनी स्ट्रांग है कि लोगों को पता है कि इस फील्ड का एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है, तो वो मुझे खुद रीच आउट करेंगे। तो दैट्स द थिंग कि इन चीजों पे जब आप पॉइंट्स को आप फोकस करके चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। परफेक्ट, जबरदस्त। सो आई रियली होप जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, दे आर नोटिंग आउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि अरसलान भाई रोज रोज नहीं आएंगे हमारे साथ पॉडकास्ट पे। सो कीप नोटिंग डाउन द थिंग्स और कीप एग्जीक्यूटिंग देम, क्योंकि आई थिंक सिर्फ चीजें प्लान करने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूशन इज समथिंग जिसमें बहुत सारे लोग लैक कर जाते हैं। सो अगर इफ यू डोंट हैव अ फुल प्लान, जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, और रास्ता खुद ब खुद जो है आपके लिए ओपन होता जाता है, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ऑलराइट Arsan bhai, we are also short on time, and let's summarize the things जो कि हमने अभी तक चीजें डिस्कस की हैं, and then I will hand over to the audience. They will have like a short with you, Q&A with you, and ये है कि we have discussed about freelancing, how Arsalan started freelancing, and how he gets successful in the freelancing industry. इसके अलावा हमने कुछ प्रोडक्ट्स की बात की, how you can build up the products using AI, and how you can earn from them by publishing to the Play Store or advertisements, आप किस तरह से उनके साथ जो है अर्निंग अपनी या अपना रेवेन्यू जो है वो आप बिल्ड अप कर सकते हैं। प्लस वी आल्सो डिस्कस अबाउट द हर्डल्स, और हमने कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी दी specific to the UI UX from Arsalan. So I would like to hand over mic to the audience, and आप लोगों के जो क्वेश्चन है, you can start one by one, don't rush, starting with Hanzala. You can unmute and you can ask a question. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Actually, I'm a computer science student and also working remotely or hybrid with a company based in DHL Lahore. And my skill set is Next and Learn. लेकिन अभी मैं वर्क कर रहा हूँ एक पाइथन के प्रोजेक्ट पे फास्ट एपीआई बेस्ड। तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे ये फ्रीलांसिंग के हवाले से या रिमोट जॉब के हवाले से? मेरा असल बेस जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई रिमोट जॉब क्रैक करूँ अच्छी सी यूएसए बेस, या कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ कुछ 6-7 मंथ्स मुझे हो गए हैं और अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँ। ठीक है। अच्छा हंजला, मैं इसमें जो मेरी सजेशन है बेसिकली, अब क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा जो है वो डेवलपमेंट वाली साइड पर है, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग के लिए तो आप अपनी जॉब के साथ भी उसको लेके चल सकते हैं। जैसे कि मैं खुद अगर आपको बताऊं तो मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ अपनी जॉब को भी लेके चल रहा हूँ। बट ऑब्वियसली ये तब आप मैनेज कर पाते हैं एक स्टेज पर जब आप को लगता है कि अब आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकें और आप टाइम को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपल डोमेन्स के अंदर। बट जो लोग अर्ली स्टार्टर्स हैं, मेरी यूजुअली रिकमेंडेशन उनको यही होती है कि रिमोट जॉब्स से ज्यादा आप फोकस करें कि अगर आपको अर्ली पहले 1-2 साल जो है आप ऑन साइट है कि किसी जगह पे अगर आप जॉब की तरफ आपका माइंड है कि आप उस तरफ जाना चाहते हैं, तो आप रिमोट को अर्ली पहले 2 सालों के अंदर अवॉइड करें। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। रीजन उसकी ये है कि जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी चीज को बनाने का, जैसे मैं अगर बात करूं हमारे 90 के अंदर इस वक्त अराउंड 10 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का है, डिजाइन का है, उसके अलावा डाटा का है, AI/ML का है। ये सब डिपार्टमेंट्स अपने अपने नीश में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब जब हम कोई भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हर बंदा किस किस प्रॉब्लम से गुजर के आता है और किस किस स्टेज पर इस प्रोडक्ट ने इस साइकिल में प्रोसेस करना है, तो उसके बाद ये प्रोडक्ट बिल्ड होगा। तो आप जब उस साइकिल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी कि आपका साइकिल कैसे बनता है एक प्रोडक्ट को बनाने का फ्रॉम स्टार्ट स्क्रैच टिल इट्स प्रोडक्शन, आप
तब तक अगर एक फ्रीलांसर या एज अ रिमोट जॉब पे जाते हैं तो आपको ज्यादा सक्सेस अर्ली स्टेजेस पे नहीं मिल पाएगी। जो यूजुअली रिमोट जॉब्स होती हैं जो लोग ऑफर करते हैं उनको भी इस चीज का आइडिया होता है। दैट्स व्हाई आप अगर रिमोट जॉब्स पे जाएं तो मेजॉरिटी ऑफ द रिमोट जॉब्स के ऊपर, बहुत कम मैंने ऐसी देखी हैं जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कम एक्सपीरियंस मांगा होता है, वरना नॉर्मली 2 to 3 ईयर से वो स्टार्ट ले रहे होते हैं। और उसकी रीजन ये होती है कि उनको पता होता है कि 2 से 3 साल किसी ने अच्छा अगर इन्वेस्ट किया है अपनी जॉब के ऊपर या अपनी उस स्पेसिफिक नीश के ऊपर, तो अल्टीमेटली वही बंदा जो है ना प्रोडक्ट्स की उस प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएगा। मैंने रिमोट जॉब्स भी की हैं, मैंने ऑन साइट जॉब्स भी की हैं, बट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर अगर मैं रिमोट जॉब करूंगा तो शायद मेरे लिए वो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। बट अर्ली स्टार्टर्स के लिए जो प्रोसेस जिन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किए हुए, जिनको नहीं पता कि किस तरीके से चीजों को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है, तब तक उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि वो जो है ना वो रिमोट जॉब की तरफ जाए। मेरी सजेशन आपके लिए है कि आप कुछ स्टार्टर्स, अगर आप रिमोट जॉब के फिनोमेना को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से होता है, आप अर्ली फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग मैं हर बंदे को मशवरा दूंगा कि आप पर्सनल ब्रांडिंग पे मस्ट फोकस करें। स्टार्ट से ही अपनी लिंक्डइन को, अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, इंस्टा वगैरह, इन सब को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें। केस स्टडीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वहां पे शोकेस करें। अगर आप डिजाइन बैकग्राउंड के नहीं हैं, और जिस तरीके से मैं आप जिस तरह हंजला ने क्वेश्चन किया, ही इज फ्रॉम अ डेव बैकग्राउंड, आप अपनी प्रॉब्लम को शोकेस करने के लिए बहुत से और प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मीडियम के ऊपर आप एक प्रॉपर केस स्टडी बनाएं कि ये मैंने प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे जो है वो सॉल्व किया, ये स्टेप्स लिए, और उसके बाद इसका ये सोल्यूशन निकला, और उसके बाद मेरी ये सोल्यूशन निकलने के बाद मुझे ये रिजल्ट्स मिले। ये जब आप प्रॉब्लम जो है ना वो उसके ऊपर केस स्टडी डालेंगे और उसको अपनी लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, फीचर्ड में डालते हैं, तो जो भी बंदा आपकी पहली दफा प्रोफाइल पे आएगा उसने आके देखना है कि अच्छा ये हंजला इज अ पाइथन एक्सपर्ट, ओके इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कैसे की, ये जब सारे स्टेप्स आपके देखेगा ही वुड बी इंटरेस्टेड कि वो आपको जो है ना जॉब ऑफर करे। तो द थिंग इज कि आपने उस तरीके से उस स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलना है। जब आप उस तरीके से चलेंगे, प्रोसेसेस को समझेंगे, तब आके आपके लिए रिमोट जॉब पे जाना बेहतर ऑप्शन है। अर्ली स्टार्टर्स के लिए आई वुडंट रिकमेंड कि आप उस तरफ जाएं। पहले 1-2 साल आप ऑन साइट को प्रेफर करें, उसके बाद हाँ ऑब्वियसली अगर आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है देन यू कैन स्विच टू रिमोट जॉब। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Moving to the next, Ali Ahmed, you can unmute and you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग के रिलेटेड से है। आई हैव लाइक 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन UI UX डिज़ाइनिंग, और मैंने जनवरी 2025 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी फाइवर पे। तो आई वाज डूइंग वेरी गुड ऑन फाइवर, और लाइक 2 to 3 months में मैं लेवल 2 सर्वर पे पहुंच गया था। बट द डे मैं लेवल 2 सर्वर पे पहुंचा, उस दिन के बाद मेरा गिग जो था वो बिल्कुल डीरैंक हो गया और मुझे 5 ऑर्डर्स मिलना स्टॉप हो गए थे। तो अब मैं स्टक हो गया हूँ यहाँ पे। इसके आगे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या चीज़ें को फॉलो करना है। मैंने फेक रिव्यूज़ भी लिए, सब कुछ मैंने किया, लेकिन वो चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही। Okay. अस्सलाम वालेकुम, आप आंसर करेंगे या मैं करूं इसको? आप कर दें अगर आपके पास। क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है वो गया हूँ, सो आई थिंक अच्छा अहमद, बेसिकली द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नेवर रिलाई ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जिस तरह सलाम ने भी बताया आपको कि he was doing Fiverr, he was doing Upwork, but side by side उन्होंने अपना जो complete funnel है वो LinkedIn पर भी build किया। So आपकी जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये, you're just relying on the Fiverr, ठीक है? Just try the other platform as well. Try के you are moving to the platform. बाकी this is the very common problem के आपका ना level 2 पे प्रोफाइल आके डी रैंक होती है, इवन लेवल 1 के बाद भी डी रैंक होती है, क्योंकि आप स्पेसिफिक लेवल पहुंचे हैं। फाइवर का एल्गोरिथम ऐसा कि आपको डी रैंक कर देता है, बिकॉज फाइवर को बाकी लोगों को भी तो चांस देना है कि यार बाकी लोग भी जो है वो एज अ फ्रीलांसर आए हुए हैं। सो द थिंग इज कि इट विल टेक अ व्हाइल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक गिग बनाएं। जब मेरे केस में ऐसा हुआ था, सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने गिग क्रिएट की फाइवर की, ठीक है? एंड यू हैव टू लुक कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। एक टाइम आया था जिसमें आपका एआई कॉलिंग एजेंट्स बहुत सारे आ गए थे, ठीक है? और उस टाइम पे एआई कॉलिंग एजेंट कोई नहीं बना रहा था। दैट वाज द राइट टाइम कि अगर आप एआई कॉलिंग एजेंट की गिग बनाएं स्पेसिफिक टू द सब नीश, ठीक है? एआई एक मेन फील्ड है, एआई कॉलिंग एजेंट उसकी एक सब फील्ड है।
तो वो आपकी गिग चल जाती और आपका फाइवर का प्रोफाइल जो है वो दोबारा से रैंक होने लग पड़ता। सिमिलरली उसके बाद एक टाइम आया कि आप लाइक people start making websites using Lovable। और जब Lovable बनाते थे अपनी applications को तो they were facing a lot of issues, bugs आते थे, they don't know how to deploy, DB कैसे connect करना है, ठीक है। So that was the right time when you can make a vibe coding cleanup specialist profile। मैंने वो बनाई थी personally and I got like 30 plus orders on it in a single month। So if your profile is not ranking, go for the sub niche। अपनी एक सब निश के ऊपर आप जो है वो बिल्ड करें प्रोफाइल सॉरी गिग और यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड रिजल्ट्स ऑन इट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। परफेक्ट, ऑलराइट, नेक्स्ट काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एज अ वेब डेवलपर हूँ, एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और हम दो फ्रेंड्स हैं जो कि ऐप डेवलपर हैं। तो हम एज अ पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का हमने सोचा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें स्टार्ट किस से लेना चाहिए, अपवर्क से या फाइवर से? एंड सेकंड थिंग ये कि आपने जैसे कहा कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग भी अपनी बनानी चाहिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग में एक तो मुझे समझ आई कि लिंक्डइन पे हमें ज़्यादा अपने आप को इन्हांस करना पड़ेगा, और सेकंड हमें अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाते हैं और उस पर अपनी मतलब अपीयरेंस बढ़ाते हैं और ब्लॉग्स वगैरह करते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बता दीजिएगा कि मतलब इसको हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं एज कम्पेयर, और उसको ये फाइवर से स्टार्ट लेना चाहिए आपको से? अच्छा काशिफ, इसमें मेरी जो सजेशन है ना आपको वो ये है कि स्टार्ट देखें, फाइवर हो या अपवर्क हो, ये दीज आर जस्ट प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको किसी भी स्पेसिफिक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट ला के दे सकते हैं। क्लाइंट कोई भी आपका हो सकता है, वो फाइवर से भी आ सकता है, अपवर्क से भी आ सकता है। बट जैसे अभी हमारी पिछली एक एग्जांपल हमें आई कि हमें किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करना, हमने कोशिश करनी है कि हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करना है। लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डायरेक्ट लिंक्डइन से भी लैंड हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं। बल्कि मेरे जो मेजॉरिटी बड़े प्रोजेक्ट्स जो मुझे आए हैं ना, मुझे वो फाइवर से आए ना अपवर्क से आए, बल्कि मुझे डायरेक्ट लिंक्डइन से लैंड हुए। मुझे बहुत से ऐसे कंपनीज के सीईओज ने खुद अप्रोच किया कि हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करानी है, हमें ये यूआई का यूएक्स का प्रोजेक्ट करवाना है, तो आप जो है वो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम आपको ये इसके अगेंस्ट ये अमाउंट पे करते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करें। तो द थिंग इज कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स ही जो है वो कहीं ना कहीं आपको, जहां पे आपकी विजिबिलिटी जो है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा शोकेस हो रही है, वो आपने उनको यूटिलाइज करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मैंने जैसे आपको बताई, आपने बेसिकली करना क्या है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, उसकी आपने अगर केस स्टडी बिल्ड करनी है तो उसका पर्पस ये है कि आप जब उस केस स्टडी को किसी को भी शोकेस करेंगे, तो अगर इवन आपका क्लाइंट अगर आपको कहता है कि मुझे सपोज एक एप्लीकेशन बना के दें जो कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की है, आपने वो एप्लीकेशन नहीं बनाई हुई, आपने कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन बनाई, एक प्रोडक्ट बनाया, आप उसको बताएंगे देखिए जी हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी ये केस स्टडी है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, हमने उसमें ये स्टेप्स फॉलो किए, और जब हमने उसको अप्लाई किया इस अपने नॉलेज को, तो उसके ये रिजल्ट्स निकल के आए। अब हम आपकी प्रॉब्लम को इस स्टेप से सॉल्व करेंगे, उसके लिए ये स्टेप्स लेंगे, और फिर ऑब्वियसली हमारा जो है ना एंगेजमेंट आपकी जैसे आप चाहते हैं हम उसकी वैसे इंक्रीज करके देंगे, और उसके अगेंस्ट हम आपको ये चार्ज करेंगे अगर आपको इतनी एंगेजमेंट चाहिए या इस प्रोजेक्ट को आपने मजीद एक अपस्केल लेवल पे लेके जाना है। तो आपने बेसिकली इस अप्रोच से चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना है। आपका पोर्टफोलियो आपका सिंपल स्क्रीनशॉट बेस नहीं होना चाहिए कि आपका वो बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, इसके ये स्क्रीनशॉट्स पढ़े, आपने उसको अपलोड कर दिया। आपने केस स्टडी बनानी है। केस स्टडी होती है एक सिंपल कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके अगेंस्ट आपने बताया मैंने ये टूल्स अप्लाई किए, यूज किए, और उससे के थ्रू ये रिजल्ट्स निकल के आए। जब वो आप पूरी प्रॉब्लम यूजर को बताएंगे या अपने क्लाइंट को बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्टेड होगा और आपको काम देगा कि ये बंदा उन 10 लोगों से बेहतर तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से चल रहा है। जो बाकी 10 लोग हैं उन्होंने तो मुझे सिर्फ ये कहा कि हम कर देंगे काम, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, पहले हमने किया था तो कैसे किया था, वो हमने उसको गाइड नहीं किया। तो क्लाइंट हमेशा इंटरेस्टेड होता है आपका पास्ट प्रोजेक्ट्स का जो सिनेरियो वो देखने में, और आपका जो करंट आपने उसको प्रॉब्लम दिया उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तब वो इंटरेस्टेड होगा कि आपको काम देगा। तो आप इस अप्रोच से चलें तो आई वोंट थिंक कि आप उसमें जो है ना कभी भी फेल होंगे। परफेक्ट। अच्छा अरसलान, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रॉम इकरा।
So she's saying as a junior designer, I focus a lot on design systems like components, variable, and proper style and everything. This can slow down the project, and even I end up thinking about UX while designing UI. How can I balance the details with keeping things on time? ओके अच्छा, ये बेसिकली एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इकरा का। इसमें यूजुअली ये है कि ये बेसिकली जो एक कंप्लीट डिज़ाइन बनता है यूआई का, उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस इन्होंने किया है कि ये मैं सारी अप्लाई करती हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं जो रिकमेंड करूंगा ना वो ये है कि अगर आपका क्लाइंट, अगर आप सर्विस बेस की तरफ जाते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फिर तो आपको आपकी क्लाइंट से पूरी रिक्वायरमेंट पूछनी है कि उसको किस नेचर का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अगर तो आपका क्लाइंट कहता है मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, उसको आपने मुझे इतने टाइम के अंदर डिलीवर करना है और वो टाइम स्पैन इतना है कि जिसके अंदर आप उसको सिर्फ एक डिजाइन ही प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपने फोकस करना है कि आपने डिटेलिंग और प्रॉपरली डिजाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका ओवरऑल यूएक्स फ्लोज हैं, उसके एज केसेस हैं, वो आपने यूजर तक कन्वे करने हैं, उसका यूएक्स जो है ना थ्रू आउट इम्प्लीमेंटेड हो। क्योंकि देखें, यूएक्स के बगैर आपका यूआई किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं देगा। अगर आपने एक स्क्रीन में हर चीज अप्लाई की है, वेरिएंट्स अप्लाई किए हैं, प्रोटोटाइपिंग है, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ है, बट आपका फ्लो अगर गलत है, आपने उसको प्रॉपरली हर स्टेज बाय स्टेज उसको ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ, तो आपकी वो चीजें आपको काम नहीं आएगी। सेकंड इज कि आपका प्रोजेक्ट किस नेचर का है। अगर तो आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें आपके क्लाइंट को एक फुल फ्लैज कंप्लीट एक ऑप्टिमाइज जो है ना प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप चार्ज भी ज्यादा करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स, प्रॉपर प्रोटोटाइपिंग, स्टाइलिंग, हर चीज यूजर को डिजाइन सिस्टम उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड चाहिए, तो आप उसको बताएंगे कि मेरा इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम रिक्वायर्ड है और उसके अगेंस्ट ये स्टेप्स करने में ऑब्वियसली मुझे ये चार्जेस भी आपके ज्यादा लगेंगे क्योंकि मुझे इसके लिए रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। ठीक है, जब आप यूजर्स को एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको एक प्रॉपरली गाइड करते हैं कि ये स्टेप्स करने में ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी और इतनी चीज लगेगी, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होगा। बाकी जहां तक टाइम की बात है, तो टाइम्स अर्ली स्टार्टर्स में, अर्ली पीरियड में आपको लगेगा, क्योंकि चीजें अभी आपकी ग्रिप जो है ना वो चीजों पे बन रही है, अभी ऑब्वियसली आप एक अर्ली स्टेज पर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, अब हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हमें फुल फ्लैज एप्स देनी होती है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन्स होती हैं एक प्रोडक्ट की। ठीक है, चाहे वो वेब की हो या मोबाइल एप्लीकेशंस हो, हमारे पास टाइम होता है, हम ये सब चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, स्टिल हमारा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि अब हमें वो प्रैक्टिस इतनी होगी है वो चीजों को करने की, अब हम इजीली वो चीज कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टर्स के लिए ऑब्वियसली एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, जिस टाइम पर वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनको टाइम टेकिंग लगता है चीजों में। लेकिन फिर आपने अपने जो क्लाइंट है, अगर आप उसके साथ डील कर रहे हैं, आपने उसको गाइड करना है कि अगर आपने ये फुल फ्लैज चीज करवानी है तो आपको ये टाइम रिक्वायर्ड होगा, और अगर आपको अर्ली चीज चाहिए तो ऑब्वियसली फिर ये चीजें बीच में से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जब आप प्रॉपरली गाइड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को, और हमेशा अपने यूएक्स फोकस्ड रहेंगे, तो तब आके चीजें सॉल्व होगी। कभी भी आपका क्लाइंट अगर ये चीजें माइनस भी करवा देता है, ये सब डिजाइन सिस्टम कंपोनेंट्स, कभी भी अपने यूएक्स फ्लो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आपका फ्लो, उसने आपसे चीजें रिक्वायर की हुई हैं कि ये 10 चीजें मुझे चाहिए, तो वो 10 की 10 चीजों के एज केसेस आपको बनाने हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है। एक प्रॉब्लम आपको दिया है ऐप बनाने का, आपको पता होना चाहिए कि अगले फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, वो सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। बाकी ये जो चीजें हैं ये यूआई डिजाइन से रिलेटेड हैं, ये आपके डिजाइन को मजीद मैच्योर और सिंप्लीफाई करती हैं, बेहतर करती हैं। पर यूएक्स फ्लो जो है ना वो आपने खुद बिल्ड करना है उसके अराउंड, तो उस पे फोकस करें, अपने यूएक्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करें। अल्टीमेटली ये चीजें जब आप करेंगे तो विद टाइम ये ऑटोमेटिकली आपकी बेहतर हो जाएंगी। स्पीड इसमें वो इशू नहीं है, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा विद टाइम। Perfect, perfect. I hope Ikra, you got your answer. अच्छा Zain, sorry, Arsalan, we have a lot of hands raising, और ये है कि we were having 70+ people in the podcast, so हम ना थोड़ा quickly जो है इनको reply करते हैं सबको, so all are going to get their answers rather than हम इनको miss कर जाए because time काफी short है. So moving next to Saim. Saim, you can ask your question, please. Go ahead. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I have my graduation in Allied Health Sciences and I am currently learning UI UX designing. And my question is it a good choice for him to, if someone is pursuing this field?
जी, यूआई यूएक्स बहुत अच्छी फील्ड है, और मैं अगर आपको इसमें बताऊं तो इसमें देखें, जो आपका आजकल डेव्स हैं, जो डेवलपर हैं, बेसिकली उनका तो ये होता है कि यूआई यूएक्स का जो डिज़ाइनर है उसने गाइड करना है कि मैंने प्रोडक्ट के क्या एज केसेस बनाया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डेवलप करना है। तो आपका ना सिर्फ एक आप एज अ डिजाइनर काम कर रहे होंगे, बल्कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। आपने प्रॉब्लम की जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया, आपने उसको रीड करके आपने उसको सॉल्व करके सोल्यूशन देना है। तो इस वजह से जितनी भी टेक इंडस्ट्री है आपकी, या जितनी भी पाकिस्तान में है रिमोट जॉब्स आपको मिलती हैं या बाहर की हैं, उसमें यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की डिमांड विद इन द फ्यू इयर्स बहुत इंक्रीज की है। और इवन अगर आप फ्यूचर ट्रेंड्स देखें तो उसमें भी ये फील्ड जो है इमर्जिंग फील्ड्स में आ रही है, ग्रो कर रही है। तो बिल्कुल आपको इसमें आना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है, और इंशाल्लाह आपको अगर इस फील्ड में आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं तो आपको इसको बहुत अच्छा आपको पे बैक मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। बस यही था कि डिग्री तो नहीं पूछते कि जैसे कि आई हैव नो नॉन सीएस बैकग्राउंड। नहीं नहीं, डिग्री की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप अपने आप को, जैसे मैंने बताया, आपने बस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये अप्लाई करनी है। केस स्टडीज आपने अपनी प्रोफाइल पे शोकेस करनी है। आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ग्रो उस पे फोकस करना है। ये जितने भी लोग हैं, चाहे आइदर टेक नॉन टेक बैकग्राउंड के, मेरी इन सबको यही रिकमेंडेशन है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग फ्रॉम डे वन आप उसको बिल्ड करें, और ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट देगी। ये जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके थ्रू ही लोगों को पता चलेगा कि आपकी विजिबिलिटी लोगों तक होगी। तो ये आपने लाजमी करना है। Perfect. ओके Moving सर। next to Dawar, आप अपनी जो है आपका जो क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट यू समीर भाई, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आपको देखे, बिकॉज आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, सेम मैं उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मैंने आपका सीनियर भी वहाँ पर देखा हुआ है काफ़ी दफ़ा, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगा कि आपकी ग्रोथ देखकर। सो सेकंड ऑफ ऑल जो मेरा क्वेश्चन है, एंड थैंक यू सो मच अरसलान भाई, जिस तरह इनिशियली आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपने कहा था कि मैं डिफरेंट रोल्स को एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। सो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आपने उसको एवेलुएट कैसे किया था कि दिस इज द राइट कैरियर फॉर मी इन अ स्किल, इन अ मार्केट, आल्सो इन अ मार्केट डिमांड, कैसे आपको, क्योंकि हमें मार्केट डिमांड भी देखनी है और हमारा इनकम वगैरह, हमें कैसे हम उसको जज कर सकते हैं कि ये राइट कैरियर है, इसको मैं अगर स्टार्ट करूं तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, इन सेंस इन मार्केट डिमांड एंड इनकम पर्सपेक्टिव से भी और बाकी एस्पेक्ट से भी। अच्छा, इसमें दावर, जो मैं आपको बताऊं, मेरी बेसिकली मेरी जो एक चीज थी जिसकी वजह से मैं स्टैंड आउट किया मैंने, वो ये थी कि मेरी डे वन से मेरी रिसर्च की स्किल्स, रीडिंग की स्किल्स बहुत ज्यादा थी। मैं डे वन से चीजों को स्टडी करता था, नए ट्रेंड्स को देखता रहता था। जब मैंने स्टार्ट लिया कंटेंट राइटिंग के अंदर, तो कंटेंट राइटिंग ऐसी चीज है जो बगैर रिसर्च के आप नहीं कर सकते। आपने कोई ब्लॉग किसी चीज पे लिखना है, आपको उस चीज की रिलेटेड नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। आप पहले उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लोगे। मैंने सपोज क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक ब्लॉग लिखना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ब्लॉकचेन किसको कहते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क कैसे काम करता है, इसके अंदर से कॉइन्स अगर आपने बाय करने हैं, सेल करने हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा। ये सारी चीजें मुझे अंडरस्टैंड होंगी तो मैं आगे अपने उसके ऊपर एक डिटेल ब्लॉग लिख पाऊंगा। रिसर्च की स्किल्स जब आपकी अच्छी होंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज ट्रेंडिंग कर रही है, क्या नहीं। मैंने सब कैटेगरी की जब बात की थी, तो सब कैटेगरी का मतलब ये है कि आपने अपनी नीश को जो है ना वो नैरो डाउन करना है। अगर आप एक यूआई यूएक्स की मैं बात कर रहा था, या मैं डेव की बात करूं, पाइथन डेवलपर्स हैं, यहाँ पे एमएल इंजीनियर्स हैं, आप अपनी उस नीश के अंदर रहते हुए जब आप उसके अंदर डिग डाउन करेंगे, आप उसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी सब कैटेगरीज, ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और उनकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे है, किन किन सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनीज है, वो कहाँ कहाँ पे उनकी इंप्लीमेंटेशन है। तो जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप उस नीश के अंदर जो है ना वो ग्रो करना शुरू होंगे, और आपको पता होगा कि ये चीज ऐसी है जो नियर फ्यूचर ग्रो करेगी, और यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आप इसको यूज करके अपना नॉलेज कर सकते हैं। तो ये चीज है कि आपने रिसर्च अपनी जो है ना इसको स्ट्रांग रखना है, R&D करनी है, और फिर ऑटोमेटिकली जब आप उसके अराउंड जब एक अपनी नीश फाइनलाइज कर लेते हैं, तो फिर आपने उसके अराउंड अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करना है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, moving to Rahman, Abdul Rahman, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर। Assalam. सर क्या हाल है सर? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो वैसे तो मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ,
तो मैं मूव होना चाह रहा था फाइवर और अपवर्क पे। तो मेरी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी है और वो काफ़ी अच्छी रैंक की हुई है गूगल पे। तो आपसे ये मशवरा लेना था कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से मेरे लिए अच्छा क्या रहेगा, और मैं साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं एफएससी का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा रहमान, बेसिकली इस चीज को मल्टीपल टाइम अभी अरसलान ने एक्सप्लेन किया है कि डोंट गेट स्पेसिफिक टू एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। यू कैन ट्राई फाइवर, यू कैन ट्राई अपवर्क, और इसके साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें ऑन द लिंक्डइन। सो जी डोंट बी स्पेसिफिक टू एनी प्लेटफॉर्म, ट्राई एवरी प्लेटफॉर्म, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे जो है, तो आपने बताया कि आपकी वो रैंक कर रही है वेबसाइट जो है, सो ट्राई टू मेक योर पर्सनल ब्रांड ऑन द लिंक्डइन एज वेल। सो यस, दैट विल बी योर सजेशन, ओके। थैंक यू सर। Perfect. Moving to Zen. Zen, what's your question? Zen, आपकी आवाज नहीं आ रही। All right, Zen, आप अपना माइक ठीक कर लें, I will get you back. वलीद, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलरेडी एक जॉब भी कर रहा हूँ एज ए एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, और साथ यूनिवर्सिटी भी मैनेज कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर में। तो इस महीने के ना मैनेजमेंट टाइम की वजह से टाइम मेरे साथ मैनेज नहीं हो रहा, लाइक टाइम बहुत कम होता है। तो मैं जॉब से इंडिपेंडेंट बनने के लिए फ्रीलांसिंग की तरफ मूव होना चाहता हूँ। तो ये बात मैंने अपने दोस्त से भी डिस्कस की जो मेरे साथ ही जॉब करता है ऑलरेडी इंडस्ट्री में। तो हमने यही डिसीजन लिया कि हम दोनों मिलकर फ्रीलांसिंग की तरफ मूव होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो इस चीज़ के लिए हम दोनों मिलकर फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक एक ही एजेंसी टाइप या कोई इस तरह के, यानी कि ना जिसमें हम कोई बिजनेस टाइप स्ट्रेटजी लाइक एजेंसी हो जाए, या कोई बिजनेस ईमेल वगैरह, वो क्लियर रूल्स वगैरह डिफाइन हो। ठीक है। अच्छा वलीद, सबसे पहले तो आपने जज ये करना है कि आप जिस दोस्त के साथ स्टार्ट करने जा रहे हो उसकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्योंकि जब आप किसी को ग्रो अप करोगे यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल्स, डिफिकल्टीज, जिससे आपके इस रिलेशन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आप अपना को फाउंडर साथ लेकर आ रहे हो तो ये चीज जज करो, उसको वैल्यूएट करो कि वेदर ही इज अ राइट फिट और नॉट। सेकेंडली, इफ यू आर मूविंग टू द फ्रीलांसिंग अगेन, यू कैन ट्राई मल्टीपल प्लेटफॉर्म, फाइवर, अपवर्क, ठीक है, और पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ भी जाओ। और अगर एज अ एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो उसकी डिफरेंट अप्रोच है, एज अ सोलो फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। सो ट्राई विद द सोलो वन, उसको पहले बिल्डअप करो, क्योंकि जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बन जाएगी ना तो कंपनी को चलाना जो है आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ठीक। परफेक्ट। ऑलराइट, कमिंग बैक टू ज़ैन। ज़ैन, अगर माइक ठीक हो गया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, ज़ैन आ रही है। First of all, thank you so much, Sameer bhai and Ruslan bhai, for your effort, and specifically the organizer of this webinar, because these sort of event actually help everybody in whichever state they are, whether they are posting their first page or landing $4,000 to $5,000 per month. So these sort of webinar actually help a lot of people. So really thankful for that. My question to Ruslan is about freelancing career. Like freelancer after hit like an income ceiling and struggle to move beyond it. What are the key shifts we actually need to consistently close and stabilize high ticket clients on freelance platform? Like if I talk about myself, I'm in this field from past 2 years. I'm doing freelancing, and alhamdulillah, I have a milestone of achieving $40,000 in a year. But I still want to know how we can actually double down this and like the value that we are providing and actually stabilize that thing to a larger point. Okay, Zen, it's a very good question, but वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि the thing is that you need to focus if you're getting a good amount of clients और आपको पता है कि अब आप उस स्टेज पर हैं कि अब आप इसको स्केल अप करना चाह रहे हैं और बेहतर वर्जन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो वही चीज है कि आपने बेसिकली अपना अब टाइम है कि आपने अपने पर्सनल कोई भी, चाहे आइदर आपकी कंपनी हो या आपका अपना पर्सनल सेल्फ है आपकी, उसकी आपने उसको विजिबिलिटी जो है ना वो लोगों तक मैक्सिमाइज करनी है। और उसके लिए प्लेटफॉर्म्स अब आपके फाइवर और अपवर्क तो हैं, वो तो आपके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, बट साथ ही वो प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, Behance है, ड्रिबल है, आपका लिंक्डइन है, आपका इंस्टाग्राम है। जिस तरह अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समीर जो है वो माशाल्लाह ही इज अ वेरी गुड फ्रीलांसर एंड ही हैज अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग्स और उनके अच्छे क्लाइंटल है। द थिंग इज कि अब फोकस क्यों है कि अब हम इसको
अपने यूजर्स तक कन्वे कर रहे हैं इस नॉलेज को। जब आप एक अपना स्किल सेट लर्न कर लेते हैं तो आपने अब वही नॉलेज ट्रांसफर करना है दूसरे लोगों तक, ताकि वो लोग इस प्रोसेस को समझ के आपके साथ जुड़ सकें और आपको मजीद हेल्प आउट कर सकें इस प्रोसेस को स्केल अप करने में। पहली तो चीज ये। दूसरी चीज ये कि मैं हूं या समीर है, हम लोगों की विजिबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक हम अपने पर्सनल सेल्फ ब्रांड को बिल्डअप नहीं करेंगे, ऑडियंस को शोकेस नहीं करेंगे। किसी को नहीं पता लगेगा कि समीर एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर हैं या अरसलान एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं यूआई यूएक्स के अंदर, अनटिल और अनलेस मैं लोगों को ये चीज शोकेस नहीं करूंगा। यूजुअली क्या होता है, आई प्रेफर कि मैं बहुत से ऐसे सेशंस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी जाके देता रहा हूँ। एक टाइम था जिस टाइम पे शायद मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये एक्सपर्ट है इस फील्ड का। अब बहुत सी यूनिवर्सिटी, मैं रिसेंटली बहरिया के अंदर भी एक सेशन देकर आया, बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर। उससे पहले मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में गया। फिर उसके अलावा गूगल के साथ भी मेरे बहुत से वेबिनार्स रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो द थिंग इज के अब वो स्टेज था जब मुझे लगा कि अब मेरा पर्सनल एक ब्रांड बिल्ड होना चाहिए जिसके थ्रू मैं जो नहीं हूँ अपने साथ लोगों को जोड़ सकूं। आपकी अगर एक पर्सनल ब्रांड या आपकी कंपनी जो है, जितनी कंपनीज होती हैं ये किस तरीके से अपने लोगों को हायर करती हैं, जब उनकी कंपनीज एक प्रोडक्ट बना लेती हैं तो वो फिर अपनी ब्रांडिंग करती हैं, प्रमोशन करती हैं, बताती हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये नीश है। अब हमें जो है ना लोग उनके साथ खुशी खुशी ऑन बोर्ड होना चाहते हैं कि हम इस कंपनी के अंदर जॉब करें। ठीक है, वो तभी पॉसिबल होता है जब उनका शोकेस करते हैं उस चीज को बताते हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम इस स्किल को जो है ना उसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं, हम इस स्किल के एक्सपर्ट हैं। अब विजिबिलिटी को एनहांस करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, जहां जहां पे आप अपनी प्लेटफॉर्म्स को मल्टी प्लेटफॉर्म्स अर्निंग के लिए यूज भी करें, और प्लस उसके अलावा वो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के जिनके थ्रू आपकी विजिबिलिटी एनहांस हो सकती है उनको करें, तो ऑटोमेटिकली आपका स्केल अप हो जाएगा वो चीज जो आपकी अगर अभी 0 पे है तो 10 पे चले जाएगी, 10 पे है तो 20 पे लेके चले जाएंगे आप। For sure. Thank you so much. Really appreciate it. परफेक्ट ज़ैन। ऑलराइट, अब मतीन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड गाइस आफ्टर दिस हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। ठीक है, सो मतीन प्लीज फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। Sure. Assalamu alaikum. Thank you very much, Sameer and Arslan, for such a great podcast. मैं भी freelancing करता हूँ. I have been in the roles of development as well as design. मेरा क्वेश्चन है अरसलान के लिए कि अरसलान, पर्सनल ब्रांडिंग की हद तक तो I totally understand the value of it. It's really important. Just curious कि UI UX को लेकर whether आपकी outbound की भी कोई strategy रही है, were you able to reach out to people, make connections, और cold outreach करके भी मतलब were you able to win some work या नहीं, हमेशा से client आपके पास आते रहे हैं? अच्छा, स्टार्ट में तो क्लाइंट्स खुद से नहीं आते ऑब्वियसली। जब आप, जैसे मैंने बताया कि आपको एक स्ट्रेटजी, एक फनल क्रिएट करना होता है जिसके थ्रू ही आपका क्लाइंट जो है ना आपको रीच आउट करते हैं। निचली तौर पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने जाके अपना पोर्टफोलियो शोकेस किया, केस स्टडीज बिल्ड की, प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर की। अच्छा, इसमें कोल्ड कॉलिंग का भी बहुत बड़ा एक पार्ट है जो कि हम यूजुअली यहाँ पे भी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। इनिशियली तौर पे बहुत से क्लाइंट्स को कोल्ड कॉलिंग के थ्रू भी रीच आउट किया। बहुत से ऐसे ऑटोमेशन टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, मेलचिम्प को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप उसके साथ। एक सर्टेन सेट ऑफ टेम्पलेट जो है, जो आपको पता है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं जो कि इस नेचर के प्रोडक्ट्स या उनको चाहिए, तो आप उसको उस तरीके की मेल या टेम्पलेट आप भेज सकते हैं और उसको फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए अलग तरीके से। इंटीग्रेशंस करें इन टूल्स की ताकि आप जो है ना क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकें कोल्ड कॉलिंग के थ्रू या कोल्ड ईमेल्स के थ्रू भी। दूसरा उसके अलावा ये है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आपकी एग्जिस्टेंस होगी और आप जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आपकी एक पर्सनल वेबसाइट भी है, तो अगर कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, आइदर वो लिंक्डइन के थ्रू आता है, ड्रिबल पे आता है, बिहेंस पे भी बहुत से क्लाइंट्स आपको, अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो तो आपको रीच आउट कर जाते हैं। इसी तरह आपके पास अगर फाइवर है, अपवर्क है, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने अपनी प्रेजेंस को मैक्सिमाइज करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, आप उसके ऊपर अपनी प्रेजेंस को शोकेस करें, अपनी केस स्टडीज को शोकेस करें। जब बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी प्रेजेंस होगी तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से तो आपके पास क्लाइंट आएगा। अगर आपके पास फाइवर से नहीं आया तो अपवर्क से आएगा, अपवर्क से नहीं आया तो आपके पास लिंक्डइन से आएगा, लिंक्डइन से नहीं आया तो आपके पास इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करेगा। एक कंपनी है, मैं आपको बताऊं, आपने लाजमी आप सबने उसको रिसर्च करना है, रैपस्टैक। रैपस्टैक का ये मॉडल बड़ा अच्छा है कि उन्होंने कोल्ड
मेल्स और कोल्ड कॉलिंग के थ्रू किस तरीके से जो है आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, वो पूरी अप्रोच बड़े अच्छे से उन लोगों ने इस चीज को कैटर किया। इस टाइम वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी के तौर पे ऑपरेट कर रही है, मगर मल्टीपल लोगों के थ्रू उन्होंने कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड कॉल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने यूजर्स को रीच आउट किया। वो इंस्टाग्राम के पे रीच आउट करने के लिए एजेंसीज को उनकी अलग जो है ना टीम एग्जिस्ट करती है, उनकी फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर रीच आउट करने के लिए एक डिफरेंट टीम एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है जिसके थ्रू वो अपने मल्टीपल क्लाइंट फेस को जो है ना उन्होंने अपने इस कंपनी के अंदर इंटीग्रेट किया, और अब उनकी एक बहुत बड़ी लेवल पे वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो रैपस्टैक का अगर आप मॉडल देखें तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से जो है ना आप यूज कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म्स को, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को अपने आउटबाउंड स्ट्रेटजी और इनबाउंड स्ट्रेटजी को बेहतर करने के लिए। तो ये आप लोग इसको लाजमी देखें, तो उधर से आपको काफी एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। परफेक्ट। अच्छा अरसलान, वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस, लास्ट टू कैंडिडेट्स। सो बस आपके 5-10 मिनट हमें और चाहिए। अशर, अपना क्वेश्चन आप जो है वो बता सकते हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत। लिटरली गाइस यू बोथ आर अमेजिंग। आप लोगों ने बहुत अच्छा समझाया, गाइड वगैरह किया। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं आईटी का स्टूडेंट भी हूँ 5th सेमेस्टर में, और जीसीसी रीजन के अंदर मैं रिमोट जॉब भी कर रहा हूँ घर बैठ के पाकिस्तान से। और मैंने रिसेंटली अपना एक स्टार्टअप लिया आईटी और फाइनेंस की फील्ड में। अब मुझे इस चीज़ में मुझे एक इशू आ रहा है क्लाइंट हंटिंग में, और दूसरा क्लाइंट रिटेनिंग में। अब क्लाइंट हंटिंग के अंदर ये मुझे इशू है कि जब हम कर रहे होते हैं फाइवर के थ्रू, अगर कोई क्लाइंट आ जाता है या आपके पर्सनल ब्रांडिंग से कोई आ रहा है, जब हम कोल्ड आउटरीच उन्हें कर रहे होते हैं तो वो पाकिस्तानी नंबर देख के हमें या तो ब्लॉक कर देते हैं या तो मतलब कि वो जवाब ही नहीं देते। लाइक हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के किस तरह से यूएस के क्लाइंट को, यूए के क्लाइंट को हम उन्हें कोल्ड आउटरीच के थ्रू लेके आ सकते हैं अपने पास? अच्छा अशर, इसका काफी सिंपल सा आंसर है। सो बेसिकली यूएसए के नंबर्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, यू कैन परचेज देम। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लाइक टेबिलियो है, देयर आर सम अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वाला जो आपका प्रॉब्लम है वो तो वहाँ से सॉर्ट आउट हो सकता है। सेकेंडली, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के नंबर से आप यूएसए में कॉल करोगे, सो व्हाई दे आर गोइंग टू परचेज समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। आप ट्रस्ट उसी को करते हो ना जो आपके कंट्री में रहता है। अगर स्कैम कर दो आप उनके साथ, so they can't find you, ठीक है, या वो आपको जो है ढूंढ नहीं सकते यूएसए के अंदर, और ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यू नीड अ यूएसए नंबर टू रीच देम। जब यूएसए के नंबर से रीच करोगे, सो मेक श्योर आपको जो एक्सेंट है या जो कम्युनिकेशन है इट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। अगर आपका लेकिन समीर भाई इस चीज के अंदर एक कंट्राडिक्शन ये नहीं आ जाता, लाइक अगर मैं वो तो मतलब किस चीज का कि अगर हम यूएसए के नंबर को लेके उन्हें आउटरीच करते हैं, जब हम उन्हें आउटरीच करने के बाद वो क्लाइंट आ जाता है, और बाद में जब वो हम निकलते हैं आगे से पाकिस्तानी, मतलब कि हमारी प्रोफाइल पाकिस्तानी है, बाद में हम जो बाकी टीम्स वगैरह जो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है, तो ये चीज़ एक कंट्राडिक्शन नहीं पैदा कर देती कि हम यूएस के नंबर से कर रहे हैं और बाद में पाकिस्तानी आगे बन के उनसे बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, इसमें देखो ना कंप्लीट एक फ्लो है, ठीक है। अब डिपेंड्स कि आप कंपनी के थ्रू कंपनी की प्रोफाइल को प्रेजेंट कर रहे हो। देयर इज अ वे कि आप एक बोलो कि मैं सोलो फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, और एक वे कि आप बोलो कि मैं इस कंपनी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो देयर आर टू डिफरेंट वे। कंपनी का बता रहे हो और आपका लिंक्डइन के पेज पे उसकी लोकेशन यूएसए की सब कुछ है। सो नेक्स्ट थिंग इज कि जाहिर सी बात है वो आपके रजिस्ट्रेशन देखेगा जो क्लाइंट है कि वेदर यू आर रजिस्टर्ड इन यूएसए और नॉट, ठीक है। तो आप जितने भी लोगों से ये चीज सुनते हो कि वी आर डूइंग कोल्ड कॉलिंग इन यूएसए या हम यूएसए में सेल करें, तो उसके दो यूज केसेस होते हैं। एक यूज केस होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी के साथ जो यूएसए में बेस्ड है, ठीक है, वो उसका नाम यूज कर रहे हैं। सेकेंडली उनकी अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है यूएसए के अंदर। तो दे आर टू यूज केसेस, ठीक है। थर्ड यूज केस में जाओगे तो वो ये होगा कि यू आर मेकिंग योरसेल्फ फेक, ठीक है, यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ फेक कंपनी बेस्ड इन यूएसए, तो उसमें आपका नुकसान है, ठीक है। सो दीज आर टू वेज। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको जो है यही करना है टू गेट द क्लाइंट्स, देयर आर अदर वेज एज वेल, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग कोल्ड कॉलिंग, मेक श्योर यू आर डूइंग विद द यूएसए नंबर
एंड अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके फिर जो है बिजनेस कैचअप करो। अगर हवा में तीर मारोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। All right, so I think no more questions. ठीक है, perfect है। So thank you everyone who has joined the session, the podcast. I really hope it was as per expectation, and really thankful to Arsalan bhai. Arsalan bhai, first introduction था आपके साथ। I was not sure कि हमारा जो है कैसा podcast जाएगा, but it was amazing just because of you. I'm really thankful. And I hope we are going to have many more sessions together, inshallah, in future. People love you, we all love you, and we need you again in our community. So thank you everyone once again, and do leave your feedback, and do follow Arsalan bhai as well on his LinkedIn, to mention him in your post if you like the podcast, so we can spread the word कि भाई Arsalan bhai ने इतनी अच्छी podcast जो है वो दी है, so he deserves. So let's have the appreciation for him on the social media. Okay, so thank you so much everyone, and we'll announce another podcast very soon with you. Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.